ये कहानी है सुजुकी नाम के एक गेम प्रोग्रामर की, जो कि बहुत ज़्यादा ओवरटाइम करता है उसके सुपरवाइजर के प्रेशर की वजह से, और अचानक से ही वह सो जाता है। और जब वह जागता है तो अपने ही जिस गेम को प्रोग्राम कर रहा होता है, जिसको आज तक किसी ने खेला नहीं होता, उस गेम के अंदर ही होता है। जिस गेम के अंदर सर्वाइव करने की ट्राई करता है तो कुछ पल के अंदर ही वो एकदम ओवर पावर्ड बन जाता है। लेकिन कैसे, मैं हम आगे जानेंगे। मैं ज़्यादा कुछ स्पॉइलर नहीं दूंगा इस एनिमे के बारे में, लेकिन उसकी जो हार्म लाइफ किस तरह से जाती है ये सब भी हम आगे जाने वाले हैं। तो इस सीरीज को हमारे साथ में कंटिन्यू रखिए। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है टोक्यो शहर से, जहाँ पर कि दिखाया था हमारे हीरो सुजुकी, जो कि जा रहा होता अपने फ़ोन में टाइम देखता है, जहाँ 8:30 हो रही होती हैं, जहाँ उसकी ट्रेन का टाइम आने का होता है 8:33, इसलिए पहुंच जाता है। लेकिन ट्रेन आज 8:30 पर ही आ गई होती है। बट ट्रेन उसको पीछे छोड़कर जाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही वह अंदर चला जाता है। वह कहता है ओह थैंक गॉड, मैं आज फिर भी कान पर लेट नहीं होगा। वैसे भी कितने ज़्यादा बेइज्जती भरा होता है, लेकिन आस पास का माहौल देखता है और शौक जाता है कि आखिर ये क्या। आस-पास का जो माहौल है उसको काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा होता है रोज़ के मुकाबले। वह कहता अरे हाँ, आज तो संडे है ना, लगभग सभी लोगों की छुट्टी, और मैं संडे के दिन भी काम करने जा रहा हूँ, क्या ही कर सकते हैं। अपनी कंपनी पहुँच जाता। जब एलिवेटर में जा रहा होता है तो वहाँ उसका एक कलीग आता है और उसे हाय कहता है और कहता है कि वैसे आज तुम्हारा काम क्या है। तो बताता है कि वह ऐसे यहाँ पर एक कलीग उसका जो कि काम छोड़कर चला गया और काफ़ी सारे मैसा फैला गया है, उसको ही उसे क्लीन करनी है, फिर उसके कामों को देखना है। वैसे ये बंदा सिंगल है, इस कंपनी में काफ़ी अच्छे से काम करता है, लोगों की हेल्प करना पसंद करता है। बेचारे कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, इसीलिए आप क्या ही कर सकते हैं, लाइफ पूरी झंड हो रखी है। बस ओवर टाइम और बला करता रहता है। फिर जब आ जाता है तो उसका कलीग कहता है वैसे काफ़ी अच्छा है, तुम काम करो। और वैसे अभी जो ऑफिस है उसमें काफ़ी कम लोग आए होते हैं, बिकॉज कुछ लोग ही होते हैं जिनको ओवर टाइम दी गई होती है। मैं कहता है ठीक है, और ये कहकर अपना गेम निकाल लेता है। डेथ मार्च गेम है, अभी उसमें मतलब डेवलपमेंट कर रहा होता है, और जहाँ पर उसका कलीग बताता है कि उसमें कुछ कमियां हैं जिनको उसे दूर करना होगा। लेकिन वहीं पर आ जाता है उसका सुपरवाइजर और बताता है आखिर ये गेम जिस पर तुम काम कर रहे हो ना, उसकी डिफिकल्टी को थोड़ा कम करो। लेकिन उसकी बात सुनकर मतलब सुजुकी कहता है लेकिन हमने जो गेम था उसका नाम मैंने पहले बताई गई है कि गेम बिगनर्स के लिए भी थोड़ा हार्ड होने वाला है, तो इसकी डिफिकल्टी इजी करने से क्या फ़ायदा। तो वह कहता जैसा कहा जा रहा है तुम वैसा करो, अपना दिमाग ना चलाओ। मैं कहता ठीक है। उस गेम के बारे में कुछ कम्प्लीमेंट देता है और कुछ कुछ बातें बताता है। सुपरवाइजर कहता है ओह बहुत बढ़िया, ऐसे ही तुम काम करते रहो, हार्ड वर्क कर रहे हो। लेकिन उस सुपरवाइजर के जाने से पहले उसे रोकता और कहता है रुको जरा, मुझे MMO PG गेम के बारे में कुछ पूछना है, उसमें कुछ बग्स आ रहे हैं, उसके बारे में किया। सुपरवाइजर कहता है पहले हमें क्लाइंट से कुछ बात करनी होगी, हम इस पर डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं। वह वहाँ से चला जाता है। तो कुछ टाइम बाद वह आता है लंच टाइम में, उसे थोड़ा फ्री टाइम होता है, लंच कर रहा होता है। तो सामने एक बच्ची रो रही होती है, तो देखता है उसे और उसके पास चला जाता है, पूछता है हे बच्ची क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अब बच्ची उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही होती है, इसीलिए वो सोचता है कि उन्हें इसे पुलिस स्टेशन छोड़ दिया जाए। लेकिन जब वह सोच ही रहा होता है पुलिस स्टेशन से ले आने के बारे में जिससे उसे पेरेंट्स मिल सके, उसकी मदर वहाँ आ जाती है और बच्ची उसके पास जाती है, और वह लेडी सच में उसे थैंक्स कहती है। वह ये नहीं सोचती कि ये बंदा किडनैप करने की ट्राई कर रहा है उसकी बच्ची को, थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है। वह भी कहती है काफ़ी अच्छा है, हाउ ब्यूटीफुल। इधर फिर से अपने काम पर लग जाता है, और हाँ हमेशा वह ओवर टाइम कर रहा होता है और इसीलिए अभी भी उसको ओवर टाइम चल रहा होता है, और आखिरकार उसके सारे बक्स वगैरह होते हैं उन पर वह काम कर रहा होता है। लास्ट कलीग उसके अलावा एक और बच्चा होता है, वह भी आखिरकार रात में लेट होने के बाद उसे गुड बाय कहता है और कहता है अब उसे जाना होगा, वरना उसकी वाइफ कहती है कि 3 दिन से तुम घर नहीं आए हो। वो उससे काफ़ी गुस्सा है, इसलिए मुझे जाना होगा। वह कहता है वो काफ़ी अच्छा है, कोई तो है जो तुम्हारा वेट कर रहा है, और जो कि काफ़ी अच्छा होता है कि तुम्हारी कोई फिक्र करे। वह कहता है वैसे तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। लेकिन सुजुकी सोच रहा होता है मैं जिस तरह का काम करता हूँ, न आने का टाइम न जाने का टाइम, कितना ओवर टाइम, ऐसे टाइम पर तो कोई गर्लफ्रेंड बननी भी बिल्कुल मुश्किल ही है। इसीलिए वो ओवर टाइम पूरी रात काम करता है, सुबह के टाइम वहीं मुंह धो लेता है और फिर से काम पर लग जाता है। कहता है आखिरकार सारे बक्सा फिक्स हो चुके हैं, इसीलिए मैं मेल भेज कर मैं चलता हूँ, एंजॉय करूँगा। लेकिन तभी उसका कलीग कहता है कि इस गेम में तुमने जो गेम में जो बग फिक्स किए हैं उनमें से एक और ऐसा बग है जो कि पहले के बग से थोड़ा अलग है। इसमें तो डुप्लीकेशन टाइप इन्वेंट्री टाइप है, इसको तुम्हें थोड़ा देखना चाहिए। जैसा कि वह काफ़ी काइंड है, वह कहता ठीक है, और इसको भी एक्सेप्ट करता है, और अपने कलीग जिसने पैसा फैलाया होता है फिर से उसको ठीक करना स्टार्ट करता है। उसे एक और मेल आया होता है, और आखिरकार सभी को काम को सॉल्व करते करते उसके सुबह के 3 बज चुके होते हैं। आखिरकार फिनिश करने के बाद वह सब कुछ मेल पर भेज देता है और वहीं पर सो जाता है थोड़ा आराम करने के लिए। लेकिन अचानक से वहाँ पर कंप्यूटर्स की कुछ लाइट्स दिखती है, और जब वह जागता है तो खुद को शॉक्ड हो जाता है, बिकॉज जिस रूम में वह सो रहा होता है उस रूम के बजाय एक पहाड़ के एक चोटी पर होता है। वह अपना सेल फोन निकालता है, लेकिन जिसमें उसको कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। इसका मतलब है किसी को कॉल नहीं कर सकता है, और खुद को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वह हाई स्कूल टाइम पर जैसा था उतना यंग होता है। वह कहता आखिर ये क्या चल रहा है, मेरे ख्याल से मैं गेम में तो नहीं आ सकता ना। इस बात पर बिलीव भी नहीं करना चाहता। अचानक से उसके स्क्रीन पर यानी सामने उसकी एक मैप आ जाता है, और यहाँ पर कुछ इन्वेंट्री भी आ जाती है, इसमें उसकी कुछ स्किल्स वगैरह होती हैं।
जिनमें वह केवल माइंड से उन सबको कंट्रोल कर सकता है। वह चेक करता है, उसे पता चलता है एक ड्रैगन वैली है, यानी मैप जिसको उसने खुद ही क्रिएट किया है। सारे जो आइटम्स जो उसने क्रिएट किए हैं वे भी सब कुछ इसमें ही है। तो स्कैन करता है, उसे पता चलता है काफ़ी सारे एनिमी जो उसी वैली से गुजर रहे होते हैं। वह कहता है ये क्या, ये तो लिजर्ड्स मैन है, जो कि सच में काफ़ी अधिक खतरनाक और काफ़ी पावरफुल भी होते हैं। इसीलिए उन सब पे छुपने लगता है। लेकिन जो लिजर्ड्स मैन होते हैं उन सभी को उसकी लोकेशन पता चल जाती है, इसलिए फिर उसके ऊपर एरो की बारिश करना स्टार्ट करते हैं, जिससे एक एरो उसके चेहरे पर भी लगता है और काफ़ी सारे ज़्यादातर एरो मिस ही हो जाते हैं। वह कोई भी स्किल ट्राई करने की ट्राई करता है, लेकिन कोई भी स्किल यूज नहीं कर पाता है। काफ़ी सारे एरो इस पर गिरते हैं, लेकिन एक भी उसको नहीं हिट हो रहा होता है। अचानक से ऊपर से काफ़ी सारे मीटियोर्स आने लगते हैं, बिकॉज उसने मिस्टेकली अपनी एक पावरफुल स्किल यूज कर ली होती है। इन मीटियोर्स की वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, सारे जेट्स में मरने लगते हैं, उसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। इस तरह से उसके लेवल अप पे लेवल अप होते जा रहे होते हैं और काफ़ी सारे स्किल भी उसके अनलॉक हो जाते हैं। इस तरह से 310 लेवल पर पहुंच जाता है लेवल 1 से, केवल एक मीटियोर अटैक की वजह से, बिकॉज वो काफ़ी सारे पावरफुल लिजर्ड्स मैन थे। जब वो सामने तरफ देखता है तो केवल एक ही लिजर्ड्स मैन जो खुद का लीडर होता है बच्चा होता है। वह साइतो को एक स्वाड देता है और कहता है चलो तो मेरे साथ में एक वॉरियर की तरह फाइट करो। साइतो उसकी स्वाड को उठा लेता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह बंदा क्या कह रहा है, लेकिन वो उसके वीक पॉइंट को देखता है, उस पर अटैक कर देता है और एक अटैक से लिजर्ड मैन का किंग कह सकते हैं वॉरियर खत्म हो जाता है। वह अपनी स्किल चेक करने लगता है, जिसमें उसका लेवल 310 पहुंच गया होता है। वह कहता आखिर ये क्या था, वह काफ़ी अच्छा है कि वह कम से कम सर्वाइव तो कर ही चुका है। उसका लेवल जो कि काफ़ी हाई हो चुका है, तो अब मेरे ख्याल से उसकी पावरफुल बढ़ चुकी होती है। वह सोचता है, इधर सोच रहा होता है उसने जो स्किल यूज की थी, यानी जो मीटर साबर वाली स्किल, आखिर वह कैसी स्किल थी, उसको इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। वहाँ पर इन्वेंट्री में चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। यहाँ तक कि उसको लॉकआउट का या फिर सेव का भी बटन नहीं मिलता है। इसलिए जो मीटर साबर की स्किल थी वह उसको ही देखता है दोबारा से और उसको मैक्स लेवल पर कर देता है। कहते चलो यूज करके देखते हैं, लेकिन तुरंत ही बेस आपने जो फैसला किया होता है उस पर पछताने लगता है, बिकॉज जो मीटियोर्स पिछली बार गिरे थे उससे भी पावरफुल मीटियोर्स की बारिश होने लगी होती है। लेकिन आयकर वो जंप करके दूसरी वैली तरफ चला जाता है और एक दूसरे मैप में चला जाता है, दूसरे एरिया में। अपने मीटियोर सावर की स्कूल को तुरंत ही ऑफ कर देता है, वह ऐसा खतरा दोबारा नहीं उठाना चाहता है। वह सबको चेक करता है, सोचता है चलो इन्वेंट्री चेक कर दे। जहाँ पर कि अब रिच हो चुका होता है, उसके पास काफ़ी सारी कीमती चीज़ें और कपड़े भी होते हैं, और जहाँ पर से पानी लेकर पीना स्टार्ट करता है। और इस तरह से वह वहीं पर रात बिताता है और सुबह के टाइम न्यू क्लॉथ पहन के निकल पड़ता है अपनी न्यू जर्नी पर। वह काफ़ी हैप्पी होता है कि चलो अब न्यू लाइफ ही सही, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा वह अपनी लाइफ को एंजॉय तो कर पाएगा। जब जा रहा होता है तो सामने एक वॉरियर कैसल में पहुँचता है, जहाँ पर करीब 100 ऑफ सोल्जर्स होते हैं, यानी एक वॉरियर कैसल। तभी उसे पता चलता है कि लगता है आसपास में कोई और है, लेकिन तो अचानक से उसके ऊपर एक बाय वन अटैक कर देता है, लेकिन जिसकी वजह से पीछे चला जाता है, एक स्टोन से अटैक करता है। इस अटैक से डर कर बाय वन दूसरा भाग जाता है। उसका लेवल 310 होता है, जिसका मतलब है एक स्टोन का अटैक भी काफ़ी पावरफुल होता है। बाय वन जाकर उन सारे सोल्जर्स होते हैं पर अटैक करना स्टार्ट करता है, लेकिन वे सारे सोल्जर्स एक दूसरे कुछ कह रहे होते हैं, उसे समझ नहीं आता अगर क्या कह रहे हैं। तो उनकी वह लिप रीडिंग स्किल यूज करता है अपनी, और वो उनको ट्राई करता है सुनने की। तो वे लोग ऐसे एक दूसरे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक साथ अटैक करने के लिए। वे सभी अपनी एरो से अटैक करते हैं। उसके बाद एक गर्ल आती है कि एक मेज होती है और मैजिक से अटैक करती है, लेकिन वह एक कमांडर होती है और उसके ऊपर वह बाय वन अटैक कर देता है, जिस हवा में उड़ जाते हैं, शायद तो स्पीड से जाता है। उस गर्ल को पकड़ लेता है और एक जगह पर इन चट्टान पर रुक जाता है। वह नीचे देखकर डर जाती है, आखिर वह इतनी ऊपर कैसे आ गई। तो शायद तो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुमको यहाँ से बचा लूँगा। ये कहकर वह जंप करके ऊपर तरफ आ जाता है और जीना, जिस गर्ल का नाम होता है, वह उसको नीचे उतार देता है। वह गर्ल उससे एक टीनेजर की तरह काफ़ी प्यार से बात कर रही होती है, लेकिन वह साइतो जो कि पहले अपनी लाइफ में काफ़ी ऑकवर्ड रहा करता था और गर्ल से ज़्यादा बात नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी ऐसी होकर बात कर रहा होता है। लेकिन वह गर्ल इतनी ज़्यादा दुनिया नहीं देखी होती, वह नहीं समझ पाते अगर ये बंदा किस तरह से, वह उसे थैंक्सफुल होती है उसे लाइफ को बचाने के लिए, और कहती है वह 14 की एज से ही मिलिट्री सर्व कर रही, इसीलिए उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। लेकिन ये सारी जो बातें होती हैं शायद तो के लिए काफ़ी ऑकवर्ड वाली होती हैं, इसीलिए सोचता है कि आखिर पहली बार मिलने पर कौन ऐसी पर्सनल बातों को बात करता है। अचानक से वहाँ पर दो उसके साथी आ जाते हैं और उनमें से एक गर्ल कहती है अटैक करती है। आखिर वह बंदा कौन है, वह जीना से दूर रहे। शायद तो उसको इंट्रोडक्शन देता है और कहता है वह एक मर्चेंट है जो कि मीटियोर साबर को होने की वजह से बस वहाँ से बचकर भाग गया, उसके सारा सामान खो चुका है। वह अगर उस पर भरोसा नहीं करती है, वह कहती तो आखिर वह अपोजिट डायरेक्शन में क्यों नहीं भागा, वह इधर क्यों भाग कर आया मीटियोर साबर की तरफ ही। वह कहता है कि उसका सारा सामान खो चुका है, उसके ग्रैंड फादर हैं जो कि इल हैं, वे मरने वाले हैं, तो इसीलिए वह उनकी ग्रेव की तरफ जा रहा है। इस तरह से झूठ पर झूठ बोलता जा रहा होता है। उसकी स्किल काफ़ी अच्छी होती है उसकी हर एक बात को इम्प्रूवमेंट कराने के लिए। और वह पूछती है अगर उसका सिटीजनशिप का जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो वह कहता नहीं वह भी खो चुका है। फिर सिटी की तरफ कैपिटल तरफ निकल पड़ते हैं साथ में। जब वह जा रहा होता देखता है बायबरन जिसको सोल्जर्स होती हैं उनको काट रहे होते हैं, उसकी बॉडी पार्ट निकाल रहे होते हैं। जहाँ उसकी एक गर्ल उसके साथ में होती है, बताती है ये जो वायरन है उसकी बॉडी की जो चार मतलब ऊपर की
खाल वगैरह है और इसकी स्केल्स वगैरह हैं और अंदर का मीट, कुछ ऑर्गन सभी काफ़ी सारी फ़ायदेमंद होती हैं कैपिटल के लिए। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ों का आर्मरी बनाया जाता है और बंदा बैठा होता है, गाड़ी चला रहा होता है, बताता है, लेकिन इसका मीट अच्छा नहीं होता है स्वाद में। लेकिन फिर भी स्लेब्स होते हैं, वे उसको खाते हैं, उसका स्वाद ठीक ना होने के बाद भी। वे चेक करता है, पता चलता है कैपिटल के अंदर 20% तो केवल स्लेब्स ही हैं। लेकिन तभी जीना कहती है, हे हम लोग कैपिटल पहुँचने वाले हैं, क्या तुम प्लानिंग कर रही हो कैपिटल में अभी रुकने के लिए, या फिर रेस्ट करना चाहते हो? मैं कहता हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पर जो गर्ल होती है लीला, मैं कहती है ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है, वैसे वहाँ पर सर्विस वगैरह काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर वहाँ पहुँच जाते हैं, तो जीना होती है उसे बाय कहती है और एक बार और उसे थैंक्स कहती है उसकी लाइफ को बचाने के लिए। तो वह कहता है कोई बात नहीं है, उसका फ़र्ज़ था किसी को भी खतरे में देखकर उसकी हेल्प करना। तो थोड़ी सीरियस होकर कहती है उसका रिपीट जरूर करेगी। इधर लीला जो कि एक बंदे पास लेकर आई होती है, बंदा कहता हो तो इधर आओ और इस स्टोन पर अपना हाथ रखो और अपना नाम पुकारो। वह सेम करता है और जैसे ही वह हाथ रखता है तो स्टोन चमकने लगा होता है और वह कहता है साइतो। इसके बाद जहाँ पर काफ़ी सारी ग्लो होती हैं और उसकी सारी स्किल दिखने लगती हैं। और लेकिन वह स्टोन होता है वह उसकी कुछ टाइम पहले के स्टेट दिखा रहा होता है, नहीं एक दिन पहले के, जो कि उसका लेवल 1 था, इसीलिए लेवल 310 का नहीं दिखाता। वह बंदा कहता है ओ तो तुम एक बच्चे जो कि अपने घर से भाग आए हो, है ना, इसलिए तुम्हें अपनी खुद की रक्षा करने के लिए लोगों की सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तुम एक लॉली बॉय हो, ज़्यादा कुछ नहीं, इसीलिए ये लो 10 दिन का तुम्हें यहाँ पर सिटीजनशिप का पेपर मिल चुकी है। लेकिन 10 दिन बाद तुम यहाँ का रिन्यू करानी होंगे और सिटी मतलब एक्सपायर इस डॉक्यूमेंट के साथ में यदि कैपिटल में घूमोगे तो तुम्हें स्लेब बना लिया जाएगा, इसीलिए तो अपना ध्यान रखना, वापस जरूर आ जाना। और साथ लीला के साथ ही बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद लीला को भी बाय कर देता है और कहता है तुम भी जाओ, तो अपना काम कर सकती हो, मैं अभी सिटी में घूम लूँगा, टहलता हूँ। और वह निकल पड़ता है अपने सिटी में। लेकिन वहाँ पर एक गर्ल आती है और साथ उसे बात करने की ट्राई करती है, लेकिन वह उससे बात करने से पहले वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और वह उसको हाथ को अपने हाथ में दबाती हुई खींच ले जाने लगती है। लेकिन वह तो उसकी सॉफ्टनेस को बस महसूस ही कर रहा होता है, उससे पहले ही वो उसको वहाँ से ले जाती है और फिर वह उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता है और जिसे पता चलता है उसका लेवल 2 और इसका नाम मार्था होता है। और फिर मदर के पास आई होती है और जिसको देखकर वह अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है और कहता है वह एक मर्चेंट है। और जो लेडी उसके सामने होती है उसकी भी सारी डिटेल निकालता है और इसका लेवल 6 होता है। वहाँ पर आकर मार्था बताती है वह एक मर्चेंट है। वह बताता है कि हाँ उसे कुछ खाने के लिए कुछ रहने के लिए जगह चाहिए। वह कहती है ठीक है, यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ये लो, किचन में और भी कुछ चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं, लेकिन तब तक तुम ये ट्राई करो। पोटैटो कुछ एक डिश होती है जहाँ पर कि वो मार्था से कहती है कि वह उसका रूम को यानी कहे तो मर्चेंट रूम के लिए प्रिपेयर किया जाए, बिकॉज वह पर अब रहने वाला होता है किराए पर। वह कहता है थैंक्स और वह पूछता है वैसे यहाँ पर और मर्चेंट वगैरह और सारी आसपास की जानकारी बताओ। तो बताती है वैसे यहाँ से करीब 70 ईयर्स पहले की बात है, जबकि यहाँ पर एक डीमन लॉर्ड आया था। उसके बाद से ये सब चल रहा है, वैसे तब से कुछ डीमन लॉर्ड तो पता नहीं चला, लेकिन मर्चेंट वगैरह उनके सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन वह कहता है वो तो काफ़ी अच्छा ही है, वैसे वह उस टाइम पर नहीं आया जब डीमन लॉर्ड यहाँ था। तो वह कहती है हाँ ये सब कुछ कुछ कॉमन चल रहा है। वह कहता है लेकिन ड्रैगन्स के बारे में क्या कुछ पता है? तो कहती है ड्रैगन्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, ड्रैगन्स तो ज़्यादातर अपना सोना पसंद करते हैं, वह हम ह्यूमंस की लाइफ में ज़्यादा दखल नहीं देते हैं। 2 साल पहले एक ड्रैगन आया था, लेकिन उसने ह्यूमंस पर कुछ अटैक नहीं किया, ना कुछ ज़्यादा खास नुकसान हुआ था इसीलिए। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा है वो वाइब्रेंस से है, क्योंकि पता नहीं कब अटैक करना बंद करेंगे। वह तो बस आते ही रहते हैं, जैसे कि तुमने देखा कल भी एक वाइब ने अटैक किया था। वहाँ पर एक बंदा आता है और जिसके साथ वो बात करनी चली जाती है, और जब वह खाना टेस्ट करना स्टार्ट करता है उसे काफ़ी अधिक पसंद आया होता है। एनर वर्ल्ड का खाना उसको थोड़ा अलग ही और काफ़ी अच्छा फील दे रहा होता है। मार्था वहाँ पर आती है और उसको बताता है सब कुछ काफ़ी अधिक अच्छा है। वह उससे पूछता है उसे कुछ क्लॉथ्स वगैरह और कुछ चीज़ें खरीदनी है तो क्या बता सकती है? वह कहती है हाँ मार्केट में जाकर तुम क्लॉथ्स वगैरह सब चीज़ें खरीद सकती हो। उसके साथ में मार्केट में आ जाता है। जब वह आसपास में टहल रहा होता है तो देखता है एक गर्ल जो कि एक डेमी ह्यूमन होती है, जिससे कुछ चीज़ें गिर जाती हैं। एक बंदा उस पर भड़कने लगता है, लेकिन शायद उसे रोकता है, उसकी हेल्प करता है उसके सारे सामान को समेटने में। यहाँ पर कि मार्था बताती है डेमी ह्यूमंस की पास्ट के बारे में, आकर उन्हें इतनी बुरी तरह से ट्रीट क्यों किया जाता है। वह कहती है ठीक है अब यहाँ से हम चलते हैं, और तभी वह वहाँ से आगे तरफ जाने लगता है और कुछ चीज़ों को उस शॉप पर देखने लगता है, जहाँ पर मार्था जो पसंद आ रहा होता है वो उसको दिलाने में भी झिझकता नहीं है। वैसे भी एक जेंटलमैन की तरह वह सब कुछ कर रहा होता है जो भी वह करना चाहती है, फिर करवाना चाहती है। इधर वो देखता है कुछ स्लेब्स जो कि जा रही होती हैं एक कैरेज में, यहाँ पर कि वह थोड़ी नज़र रखता है, लेकिन आखिरकार वह अपनी नज़र उससे हटा लेता है। वापस आता है तो देखता है उसका रूम होता है, उसको पूरी तरह से एक छोटी सी बच्ची ने हेल्प की होती है क्लीन करने में। उसे कुछ टिप देता है उसकी रूम को साफ़ करने में हेल्प के लिए। इधर वो आ जाता है खाना खाने के लिए दोबारा अपना सब फ्रेश होने के बाद। यहाँ पर कुछ डिशेस को ऑर्डर करता है, कुछ साइड डिशेज ऑर्डर करता है जो कि सभी मार्था ने उसे रिकमेंड की होती हैं। उन सभी को ट्राई करता है और उसको सच में काफ़ी अधिक डिशेस होती हैं पसंद आ रही होती हैं। मार्था कहती है कि उसको अच्छी लगी, तो वह कहता हाँ ये सच में काफ़ी अधिक अच्छा है। उन सभी को ट्राई करता और पूरा पेट भर के खा लेता है, जो कि एक रात के लिए उसने कुछ ज़्यादा खा लिया होता है। वह सोच रहा होता है सच में वह इस वर्ल्ड में आ गया या फिर कहीं तो गेम में आ गया,
जिस गेम को अब तक उसने खेला भी नहीं है, उस गेम के अंदर वो खुद ही आ चुका है कि ये सच में सपना है, मैं आँखें खोलूँगा तो दोबारा अपने वर्ल्ड में पहुँच जाऊँगा। लेकिन नहीं, वो उठता है और कहता है चलो ठीक है, तो फिर अब यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी निकाल लेनी चाहिए, और इसीलिए बाहर आ जाता है और छत पर पहुँच जाता है और देखने लगता है कि सिटी और सिटी के आसपास में कैसा क्या माहौल है। तभी वह नीचे आ जाता है और सोचता है ठीक है, न्यू जर्नी अब कल से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट डे मार्था आती है और साथ उसे कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको बुलाने के लिए आई है। वह गर्लफ्रेंड के आने कहे तो जीना आई होती है उसे बुलाने के लिए। जीना उसे आकर ग्रीट करती है और कहती है कि वह उस सिटी को उसे घुमाना चाहती है, बिकॉज वह कल की डेथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अपने ऊपर बोझ मारनी होती है, इसलिए वह थोड़ा सा उसकी हेल्प करना चाहती है सिटी की जानकारी देने के लिए। वह भी यहाँ कहता है और निकल पड़ते हैं। वो उसको कुछ खरीद कर देना चाहती है, लेकिन जहाँ पर कि शायद तो होता है उन चीज़ों के लिए पे कर देता है, जिस बात से वह थोड़ी अनोट होती हुई कहती नहीं, इसके लिए मैं पे करने वाली थी तुम्हारे लिए पे बैक के लिए। वह कहता है चिंता मत करो, बस तुम एंजॉय करो हम लोग साथ में इस टाइम के लिए। वे लोग इधर बैठ जाते हैं और खाना खाने स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर कि वह उस सिटी के बारे में और कुछ बता रही होती है और भी काफ़ी सारी चीज़ों को वह ट्राई करते हैं। जहाँ पर कि वह कुछ खाने लेती है, लेकिन उसके जैसे उसके कपड़े थोड़े होते हैं डर्टी हो जाते हैं, जिसे देखकर वह थोड़ी सी कह सकते हैं खुद को बुरा महसूस कर रही होती है। शायद तो कहता है तुम इसको क्लीन कर लेना, लेकिन वह सोच रही होती है ये उसकी मदर के क्लॉथ है जो कि उसे लेकर आई होती है। वहाँ पर उसकी एक लेडी आती है, यानी गर्ल, जो कि एक मजिशियन होती है लेवल 5 की, और वो उससे कहती है कि वह जीना के क्लॉथ को साफ कर सकती है। वह कहता है वो ठीक है, वैसे यदि तुम कह रही हो तो वह ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आखिरकार वे लोग साथ में एक जगह आ जाते हैं जहाँ पर गर्ल होती है अपना मैजिक यूज करती है और जीना के क्लॉथ को साफ कर देते हैं। और फिर दोनों लोग ही होते हैं वहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं सिटी में घूमने के लिए, और अब पहुँचता आखिर वह मैजिक को कैसे यूज कर लेती है, अपनी इंचाइंटमेंट कैसे यूज करती है। तो वह कहती है उसका मैजिक ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वह ज़्यादा यूज नहीं जानती है। तो वह पूछता है कि वह कब से मैजिक सीख रही है, तो बताती है करीब 3 सालों से मैजिक को यूज करना सीख रही है, लेकिन वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन वैसे शायद तो क्या तुम इंटरेस्टेड हो मैजिक सीखने में, और ऐसे कि तुम मैजिक क्यों सीखना चाहते हो? तो शायद तो कहता है बस जस्ट फॉर फन। ये जो सच में काफ़ी ज़्यादा फनी आंसर होता है। जीना काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है और हंसती हुई कहती है वो सच में काफ़ी अच्छा है। वह कहता है हाँ बिल्कुल, मैं यूज करना चाहता हूँ, शायद किसी दिन फ्लाई कर सके। वह भी कहती है हाँ, वह भी इस चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, हवा में उड़ने के लिए, जो कि सच में उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर जा रहे होते हैं तो वहाँ एक शॉप ओनर से उसको काफ़ी चीज़ें मिलती है, जिससे कि वह कुछ चीज़ें खरीदता है गिफ्ट के तौर पर। इधर वह दूर आती है और बताती है उस सिटी की बॉल से ऊपर की तरफ बताती है वहाँ पर कुछ पवन चक्की बनी हुई है, जो कि सच में काफ़ी अच्छी है, नॉर्मल तौर पर चलती थी, लेकिन जब से बाइबल वगैरह अटैक किए हैं तब से सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा बदलना स्टार्ट हो गई है बाबर्स के अटैक करने की वजह से। वह उसके टेंपल में लेकर आती है और जहाँ पर की बताती है डीमन लॉर्ड से जब एक हीरो ने फाइट की थी, जिसकी स्वाड जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, स्वाड जो हीरो ने यूज की थी वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। वहाँ पर एक प्रिंसेस आती हैं जो कि यहाँ पर इस चर्च में अभी नन होती है, जिसके बारे में जीना सातों को बताती है कि वह जो सामने गर्ल खड़ी है वह यहाँ पर एक काउंट की डॉटर है, जहाँ पर एक नन है, लेकिन वह प्रिंसेस या फिर नन कह सकते हैं कहती है जीना कि सच में तुम्हारा मेंस में जो स्टी है वह काफ़ी अच्छी है, यानी वह उसको उसके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बता रही होती है, लेकिन वो उसको रोकने की ट्राई करती है। इधर बाहर आते हैं कैरेज होती है जो कि उसको साथ में ले जाने का मतलब जाने का टाइम हो चुका होता है, इसीलिए वे दोनों लोग ही अब साथ में निकल जाते हैं। शायद तो जब जा रहा होता है तो देखता है कि वह थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही होती है, इसलिए जो मैन होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करता है और जो भी जानकारी होता है वो निकालता है। लेकिन इधर जब वे जा रहे होते हैं सिटी में तो उसकी सारी जो भी पुरानी इमारतें बनी होती हैं, जगह होती हैं, उनके बारे में नॉलेज दे रही होती है, जिससे कि शायद तो वह सिटी में और भी कंफर्टेबल हो सके और यहाँ की हिस्ट्री वगैरह उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके और इससे उसके साथ में टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिल सके। वे बताती है 66 ईयर्स पहले डीमन लॉर्ड ने अटैक किया था, तो जहाँ पर कि उसने काफ़ी सारी आर्मी को कंट्रोल भी कर रखा था अटैक कराने के लिए। तो मतलब शायद तो पूछता है कि डीमन लॉर्ड्स या फिर डीमंस होते हैं वे सच में वॉरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो वे कहते नहीं, कुछ ही कंट्रोल कर सकते हैं जो कि काफ़ी डेमोनिक भी होते हैं। वे एक जगह देखते हैं अब काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा होता है चर्च का, जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है तुम अपने पापों से आज़ादी मिल सकती है तुम लोगों को, बस तुम्हें जो डेमी ह्यूमंस है तुम्हारे सामने उन सभी को तुम्हें डिवाइन स्टोन से मारना होगा। जो डिवाइन स्टोन्स होते हैं या फिर कहें तो सादा स्टोन्स होते हैं, उनको वह बेच रहा होता है डिवाइन स्टोन बताकर, और लोगों से उन डेमी ह्यूमंस को मारने के लिए कह रहा होता है उनके पापों से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। सारे लोग होते हैं बस बेवकूफ़ों की तरह हाँ उसकी बात को भरोसा करते हैं और अटैक करना स्टार्ट करते हैं और डीमन ह्यूमंस को काफ़ी ज़्यादा सुना रहे होते हैं जी नहीं सब नहीं देख सकती, इसीलिए आ जाती है और रोकने के लिए और कहती है तुम सभी लोग अभी के अभी रुक जाओ। साथ वह भी देखता उन तीनों गर्ल्स के लिए और कहता है ये बंदा उन तीनों का मास्टर नहीं है, तो आखिर इन तीनों का मास्टर कौन है? सर्च करने पर पता चलता है बार लेवल का एक बंदा जो कि आशीष नाम होता है और एक जगह चौपा बैठकर स्माइल कर रहा होता है। उसने ये सब प्लान बनाया होता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन दोनों ने मिलकर। यहाँ पर जीना जब रोकने की ट्राई कर रही होती है तो बंदा कहता है तुम हमारे इस काम के बीच में नहीं आ सकती, वरना तुमको भी इस पर अटैक किया जाएगा। शायद तो पीछे से आता है उस जो बंदा होता है उसके काफ़ी साथियों को धीरे धीरे नॉक करने लगता है, जो कि सबसे ज़्यादा हम यहाँ मिला रहे होते हैं। माइक और बंदा आता है और उन सब इसे कहता है रुकने के लिए,
और तभी इधर सातो पहुँच जाता है और असली मालिक के पास में जो जो डेमी ह्यूमन्स होती हैं उनके, उन सबको सामने लाकर पटक कर है और कहता है ये बंदा और ये जो बंदा सामने चर्च का खड़ा है, दोनों मिलकर तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो सब लोगों को अच्छे से ठगा जा रहा है, इसीलिए सभी लोगों के सामने सच सामने आ गया होता है और कहता है ये सब कुछ इन सब की चाल थी हमें ठगने के लिए। तो वे लोग उस पर ही खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन बंदा आशीष जिसके अंदर से एक डीमन निकलने लगता है और वह चर्च के बंदे पर भी अटैक कर देता है। सारी डेमी ह्यूमन्स होती हैं, तीनों गर्ल, उनसे वह कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ। तीनों गर्ल्स कहती हैं हमारे मास्टर जब तक ऑर्डर नहीं देंगे तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे लिए जो कॉलर अपने आप ही कस जाएगा और हम मारे जा सकते हैं। तो चेक करता है कि तीनों का कोई मास्टर नहीं बचा होता, इसीलिए वह आज़ाद करा देता है उन चेन से और कहता अभी तुम यहाँ से भागो, तुम तीनों ही बिल्कुल ही फ्री हो। लेकिन जो डीमन होता है वो उसकी बॉडी से बाहर आ चुका होता है और अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करने लगा होता है, जहाँ पर कि साइतो और डेमी ह्यूमन्स और बाकी सारे लोग होते हैं उसकी लपेटी में आ जाते हैं और सभी लोग ही एक अंडरग्राउंड कह सकते हैं केव टाइप में आ जाते हैं, डंजन टाइप में आ जाते हैं, जहाँ पर वो आसपास में देखता है डीमन कह रहा होता है तुम सभी लोग यहाँ पर आप फंस चुके हो मेरी मैजिक में आका, तुम सभी लोग आपस में फाइट करो, एक दूसरे को मारो, उसके बाद ही तुम लोग यहाँ से बचकर जा पाओगे, एग्जिट पॉइंट मिलेगा। तो तीनों गर्ल से पूछता तुम लोगों के नाम क्या है, जिसमें उसका नाम डॉग, कैट और लिचार्ड होता है। मैं कहता नहीं नाम थोड़े ठीक नहीं है, उसको तीनों के नाम होते हैं बिल्कुल पसंद नहीं आए होते, इसी तीनों को नाम देता है पोची, तामा और लाइबा। सबसे बड़ी गर्ल होती है उसका नाम लाइबा होता है। उन सभी को कुछ क्लॉथ देता है पहनने के लिए और कुछ मेडिसिन देता है जैसे कि वे लोग खुद को रिकवर कर सकें। लेकिन तीनों गर्ल्स कहती हैं इस तरह से अम्पा रिसोर्स वेस्ट करना बिल्कुल बर्बादी होगी, लेकिन उनको ऑर्डर देता है तो वह सेम करते हैं, वह काफ़ी खुश होते हैं, इसलिए उनको कुछ खाना भी देता है जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आया होता है। फिर जो लेब्रिन डंजन होता है लेब्रिन उसकी सारे मैप को चेक करता है और कहता है कि आखिर ये तो सच में काफ़ी बड़ी केव टाइप लग रही है, जिसमें उसकी खुद की लोकेशन देखता है और कहता है चलो हमें चलना चाहिए। जब जा रहा होता है तो तीनों गर्ल्स कहती हैं प्लीज़ हमें इस तरह से पीछे मत छोड़ो, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे। वह कहता है मैं तुम्हें पीछे छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, ये कहकर अपने पास एक गन निकालता और तीनों के स्टेट्स भी चेक करता है। वह कहता है वो तो मेरे ख्याल से तुम्हारे पास में कुछ यानी लावा के पास में कुछ एक्सपीरियंस होता है फाइट करने का, इसलिए उसे एक स्वार देता है और कहता है मेरा पीछा करो। और तीनों गर्ल्स होती हैं उसका पीछा करना जारी रखती हैं। वे लोग वहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर एक ह्यूमन को एक मॉन्स्टर खा रहा होता है जो कुछ टाइम पहले उसने मार दिया होता है उसे, बिकॉज इस लेवरेंट के अंदर काफ़ी सारे ह्यूमंस भी कैद हो चुके होते हैं। वह उन सब से कहता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। लाइवा कहती है हमें उसे मार देना चाहिए या फिर यहाँ से भाग जाना चाहिए। वह कहता है ठीक है, गन से अटैक करता है। मॉन्स्टर पीछे देखता है तो बार बार अटैक करके उसे ढेर कर देता है। ताओ पूछता है आखिर ये कौन सा वेपन है, तो वह कहता है इसको सीक्रेट रखे, किसी को ना बताए। लाइवा जाती है और उस मॉन्स्टर का कोड निकाल लाती है और कहती है सच में काफ़ी प्रीसियस होने वाला है, और जहाँ पर उसे एक न्यू नाइफ भी मिला होता है जिस खंजर से वह उस सबको आज़ाद भी करा देता है, उनकी नेक चेन को भी काट देता है। तामा से कहता है कि तुम्हारा काम है उन सभी जो स्टोन्स वगैरह चमकीले स्टोन और कोड को इकट्ठा करना। वह काफ़ी खुश होती है। एक और मॉन्स्टर होता है जिसको आसानी से ढेर कर देता है। तभी लाइबा को एक और मॉन्स्टर मिलता है जिसको फाइट करती है साइतो के साथ और ढेर कर देते हैं। और तभी वह पोचू को एक मिशन देता है और कहता है तुम उनको डिस्ट्रैक्ट करोगी और मैं उनको अटैक करके ख़त्म करूँगी। वह सेम करता है, जैसे भी डिस्ट्रैक्ट करने की ट्राई करती है तो उन स्टोन की वजह से तो जो मॉन्स्टर होता है वो पोचू के पीछे पड़ जाता है, लेकिन मैं जाकर आसानी से उसको ढेर कर देता है और कहता है तो मैं इस तरह से यदि भागने की दोबारा ट्राई की तो मेरे ख्याल से मारी जा सकती हूँ, इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और मेरे साथ रहना। वे लोग होते हैं आगे तरफ जाने लगती हैं और काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो मिलते हैं उनको मारते जा रहे होते हैं। धीरे धीरे करके उनका लेवल होता है वह भी बढ़ता जा रहा होता है, और इस तरह से इतना काम करने के बाद वे लोग अब थक चुके होते हैं। या कुछ खाना खाने के लिए देता है वह, और थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी कहता है। इस तरह से भी तीनों गर्ल्स जब रेस्ट कर रही होती हैं तो वह उनकी निगरानी रखता है। फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं जहाँ उन्हें काफ़ी सारे रेड मॉन्स्टर्स और कुछ फ्रॉग मॉन्स्टर्स भी मिलते हैं जिनको आसानी से ढेर करते जा रहे होते हैं। तो लाइबा कहती है क्यों ना मैं तुम्हारे लिए यानी आपके लिए कुछ फ्रॉग्स को पका दूं। तो वह कहता है कि ये थोड़े हमारे लिए पॉइजनस नहीं होंगे आप पर इस तरह से मैंने किसी रिसोर्स के पकाना। वह कहती नहीं, यदि मैं पकाऊंगी तो उनमें कोई पॉइजन वगैरह नहीं रहेगा, बिल्कुल सेफ होंगे। तो उसको खाना पका कर देती है जिसे वह चेक भी करता है और हाँ सच में वह बिल्कुल ही फ्रेश होता है। वह कहता है ओ इसका स्वाद तो काफ़ी चिकन की तरह ही है और वैसे ही काफ़ी अच्छा भी है। जो गर्ल्स होती हैं सो जाती हैं, नेक्स्ट डे फिर रेस्ट करने के बाद वह नेक्स्ट टाइम फिर निकल पड़ते हैं जहाँ उनके सामने एक स्लाइम सा होता है, फायर से अटैक करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो लाइबा जाती है और अपने स्पीयर से अटैक करती है, उस स्लाइम के कोर को डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर ये तामा भी जाती है उसे थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और तीनों लोग आराम से अपनी हंटिंग आगे जारी रखते हैं। वह लेवरिन चेक करता है, पता चलता है कि यहाँ पर एक एग्जिट पॉइंट है, सीक्रेट एग्जिट पॉइंट, जिसकी वजह से हम दूसरी लेवरिन में भी जा सकते हैं या फिर जो कि आगे कंटिन्यू हो रही है। उसके ऊपर एक अनडाइड बॉल अटैक करता है, लेकिन थैंकफुली उसने पहले से ही ट्रैप मास्टरी कर रखी होती है, इसीलिए उसको नेक्स्ट ट्रैप पता चल जाता है। उसी ट्रैप में उस बॉल को फेंक देता है। इधर फिर आगे जर्नी रखते हैं, अपनी जर्नी होती है जारी रखते हैं।
और आगे चल के उन्हें पता चलता है केव के अंदर काफ़ी सारे कुकून्स होते हैं जिनके अंदर ह्यूमंस होते हैं। जो ह्यूमंस के अंदर आए होते हैं उनको कैद कर दिया गया होता है, इसीलिए सबको ऑर्डर देता है उनको आज़ाद कराने के लिए। ऐसे एक बंदा निकल के आता है जो कि एक नोबल होता है और कहता है यहाँ से बच कर जाने के बाद वो उसको इनाम देने वाला है। फिर एक बंदा और आता है जो 11 लेवल का, लेकिन वह एक मर्चेंट होता है। लेकिन वहाँ एक बंदा मिलता है जो कि भाई होता है, जो पहले पूछी को काफ़ी ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है उसकी मिस्टेक के लिए। इसीलिए वो उससे कहता है, मैं तुमसे बिल्कुल ही बचना पसंद नहीं करूँगा, किसी और मुझे आकर बचाओ वरना स्वॉर्ड मुझे दो, मैं खुद ही खुद को सेव कर लूँगा। लेकिन वह गर्ल होती है काफ़ी ज़्यादा डर गई होती है इस तरह से उसके बिहेवियर को फिर से देखकर। शायद वो कहता है टाइम वेस्ट ना करो, चलो हमारे साथ में चलो, और वह तीनों गर्ल्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जो उसका पीछे आना चाहते हैं आ सकते हैं। वे सभी लोग अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। तामा, पूची और सब लोग देखते हैं तो काफ़ी और लोगों पर भी स्लाइम से अटैक कर दिया गया होता है। साथ तो उन तीनों गर्ल से कहता है कि जाकर उन लोगों की भी हेल्प करें। वे लोग जाते हैं और एक करके हेल्प करना स्टार्ट करते हैं। वे लोग कुछ डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं स्लाइम्स के लिए और कुछ लोग उन्हें मार रहे होते हैं, उनके कोर को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। कुछ लोग बच्चों को उन लोगों को बचा रहे होते हैं, 3 लोग अलग काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर वही कॉमनर बंदा आ जाता है जो कि स्लाइम पर अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन वो उससे आसानी से ढेर हो जाता है और वो खुद मर नहीं पा जाता है। लेकिन यहाँ गर्ल्स होती हैं, वो आखिरकार तीनों आकर उसको बचाती हैं। और सच में अब है कॉमनर खुद भी उन स्लेब से बचाया जा रहा होता है जिससे वो इतना हेट करता है। लेकिन तभी साथो देखता है जीना के ऊपर स्लैम अटैक कर रहा होता है तो उसके कोर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसी आज़ाद होती है, वो आकर साथो को हक कर लेती है और कहती है आखिर यहाँ पर कैसे आ गया। तो बताता है कि उसकी स्लेब गर्ल है, उसने उसे बताया था इधर इधर चलने के लिए। इसलिए वहाँ पे जो नन होती है वह भी उसे थैंक्स कहती है। वह सच में यानी जीना होती है थोड़ी सी जेलस हो रही होती है उन गर्ल से जो उसके साथ में थी अब तक। तभी तामा बताती है हम उसके साथ चलना चाहिए, यहाँ पर एक और गेट होता है। वह सारे मैप को दोबारा एनालाइज करता है, लेकिन तभी इस एनालाइज के दौरान एक बंदा एक चेस्ट को खोल देता है। बस सोचते हैं यहाँ पर एक ट्रेजर चेस्ट है, लेकिन उसके अंदर से भाई बन आई वाला एक डीमन निकलता है और वह उन सबसे कहता है कि वह 1 to 1 सभी लोगों से फाइट करने वाला है, तो लोग तैयार हो जाओ मरने के लिए। सारे लोग होते हैं उस पर स्टोन्स फेंकने लगते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी एक स्किल को यूज करता है जो कि एन्चांटमेंट स्किल होती है। सारे लोग होते हैं उसकी स्किल्स इंचांटेड हो जाती हैं, लेकिन शायद तो पहले आकर उन अपनी जो तीनों गर्ल्स होती हैं उनको नॉकआउट करता है। सोल्जर्स होते हैं आपस में फाइट करने लगे होते हैं उसकी इंचांटमेंट स्किल की वजह से। लेकिन जो नोबल बंदा होता है वह वहाँ पर एक अपना फायर मैजिक यूज करता है उस डीमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन उस डीमन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो उस फायर को एंजॉय कर रहा होता है। वहाँ पर तभी एक और वॉल्फ आता है जो कि उस पर अटैक कर देता है और उसको एक सीक्रेट वहाँ पर एक ट्रैप होता है उसमें गिरा देता है। लेकिन वहाँ पर अपनी एक स्वार्ड को समन करता है और एक स्वार्ड से ये उस वाली होली स्वार्ड से उसको डीमन को मार देता है। और जो हीरो यहाँ पर पहले आया था उसकी तरह कुछ ड्रेस पहन लेता है खुद को छुपाने के लिए भी। यहाँ पर डीमंस होते हैं अटैक कर रहे होते हैं और काफ़ी सारे लोग स्टोन्स पर अटैक कर रहा होता है। इतने सारे अटैक की वजह से डीमन सोचता है कि शायद अब डिसएडवांटेज में जाता जा रहा है, इसलिए अपने मास्टर को समन करता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। उसका मास्टर उसको खा लेता है जिससे बहुत पावरफुल हो जाता है और वह अटैक कर देता है। सारे लोग होते हैं बस सर्वाइव करने के लिए पीछे तरफ चले जाते हैं, छुप जाते हैं। शायद तो होता है वो उस डीमन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी होली स्वॉर्ड को निकाल लेता है उस पर अटैक करने के लिए। होली स्वॉर्ड और कहें तो अपना हीरो का टाइटल यूज करते हुए, लेकिन उसके अटैक से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो यूज करने लगता है जीना की पुरानी बातों के लिए और इसीलिए उसके ऊपर वह अपना एक फायर स्पेल यूज करता है। जैसे फायर स्पेल हिट होती है, लेकिन वहाँ पर उस डीमन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सातो सोचता है सिस्टम कितना अनॉयड है, अपनी इन्वेंट्री चेक करता है और पता करता है कि सच में कोई ऐसा टाइटल या कोई चीज़ है जो कि उस पर काम कर सकती है। तो हाँ, वह गॉड स्लेयर का एक टाइटल यूज करता है, फिर गॉड किलर का, जिस टाइटल के जैसे आसानी से उस डीमन को मार देता है और सभी लोग उस लेवरेंस से बाहर आ चुके होते हैं। सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं। जो तीनों गर्ल्स होती हैं सातो उनको अडॉप्ट कर लेता है अपने स्लेव के तौर पर। तीनों गर्ल काफ़ी खुश होती हैं और उसको फॉलो करने के लिए मान जाती हैं। जो कॉमनर होता है वह भी आखिरकार माफ़ी मांगता है उसके इतना रूड बिहेव के लिए। लेकिन वहाँ पर एक स्लेव ट्रेडर होता है ना, जिसे मैं मर्चेंट बुला रहा था, वह भी उन तीनों गर्ल्स को ऑफिशियल तौर पर सातो का ही सर्वेंट बना देता। लेकिन वो 2 और गर्ल आती हैं जिनको भी वह सातो के स्लेव बना देता है उस गिफ्ट के तौर पर। वे दोनों उसे जैपनीज लग रही होती हैं, जहाँ पर उन दोनों गर्ल को देखता है और कहता कि सच में। उनके पास आकर वो जैपनीज में कहता है तुम्हारे सर पर एक स्पाइडर है। ब्लैक हेयर वाली गर्ल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वह नहीं समझती आखिर क्या कहा। लेकिन पिंक हेयर वाली गर्ल एकदम भड़कने लगती है और कहती है कि किधर है। इधर जाने लगी होती है तो सोचता है कि सच में एक जैपनीज गर्ल यहाँ पर हो सकती है। उन दोनों से कहता है इंट्रोडक्शन कराने के लिए जंगल में आने के बाद। तो अपनी गर्ल पहली होती है पिंक हेयर वाली, अपना नाम बताती है, राइजन होता है, और वो बताती है कि वह यहाँ पर 11 साल की हो चुकी है और अपने किंगडम में रहा करती थी जो डिस्ट्रॉय हो चुका है। दूसरी गर्ल लूलू होती है, कहती है वह सेम किंगडम से है और वह शायद उससे कोई काम आ सकती है, वह जो करे उसके साथ कर सकता है या जो भी वह काम आ सकती है उसके काम के लिए ठीक है। शायद वो कहते हैं काफ़ी अच्छा है। तीनों गर्ल से कहता है अपना इंट्रोडक्शन दो। तीनों गर्ल्स होती हैं इंट्रोडक्शन देती हैं, लेकिन राइजन देखती है कि दोनों बच्ची डेम ह्यूमंस होती हैं। वो उनको अगर पैट करती है और कहती है सच में बच्ची कितनी ज़्यादा क्यूट है। शायद तो कहता है चलो काफ़ी अच्छा है। फिर पूछता है वैसे गर्ल्स तो में से किसी को क्या कुछ खाना है। वे लोग अब आ गई होती हैं
सिटी की तरफ, जहाँ पर वो पूछ रहा होता है क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए कुछ, या स्पेशल कुछ खाना चाहते हो। तामा पूछ के कहती है हाँ बिल्कुल, हमें कुछ और चाहिए मीट्स टाइप। लेकिन लाइबा कहती है इस तरह से तुम डिमांड नहीं कर सकते हो, पता है ना। शायद वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, चलो अच्छा है बताओ, अगर तुमने अच्छा पेट भर खाना कब खाया था। तो लेकिन भी कहती है हमारे मास्टर जो हमें खिलाते हैं हम वही खाते हैं, स्पेशल कुछ नहीं होता, जब उनका मूड है तब जैसे चाहे वैसे खाते हैं। सच में काफ़ी सैड स्टोरी होती है। मैं कहता ठीक है, वो सबको ले जाता है, उन्हें कुछ स्पेशल जो उन्हें पसंद है खिलाता है। तामा पूछी दोनों काफ़ी अच्छे से खा रही होती हैं, चाइल्ड होती हैं, सच में उनका बिहेव काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हॉट हॉट खा रही होती हैं। साथ वो अपने लिए कुछ सूप मंगाता है जिसे भी एंजॉय करता है, लेकिन मैं शॉप ऑनर उनके लिए कुछ और भी डिशेस लेकर आता है, जिस डिश को देखने के बाद साथ वो भी एंजॉय करता है। और बाकी जो गर्ल होती हैं वह तो उनको काफ़ी एंजॉय कर रही होती है, उन्हें काफ़ी टाइम के बाद या फिर कहे तो शायद पहली बार उनको इतना अच्छा खाने के मिल रहा होता है। लेकिन उन्हें क्लॉथ देखता है, सोचता है उनके लिए कुछ न्यू क्लॉथ लाना ही ठीक है। वह कहता तुम लोग खाना एंजॉय करो, मैं बाहर जाकर कुछ शॉपिंग करने अकेले ही जा रहा हूँ। इधर वापस आ रहा होता है, उसके पास में कुछ खाने पीने की और भी चीज़ें भी होती हैं, जहाँ पर कुछ और भी उसे डमी ह्यूमंस मिलते हैं जिनको वो कुछ हेल्प करता है खाने पीने के लिए। इधर जो गर्ल्स उसके साथ में होती हैं उनको न्यू क्लॉथ दिलाने के बाद वे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई होती हैं और वे वापस आ गई होती हैं जहाँ जिस होटल में या फिर कहीं जहाँ पर रह रहा होता। और लेडी से पूछता कि और रूम कोई खाली है, तो बताती हैं नहीं, सारे रूम पहले ही बुक हो चुकी हैं। तो सोचता है चलो ठीक है, अपने रूम में उन सभी गर्ल्स को एक अच्छा रेस्ट लेने दो और वह बाहर जाकर सो जाएगा। लेकिन तो ये देखता बाकी सारे लोग होती हैं बट डेमी उसको कुछ अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, इसलिए सब लोग उसी तरह भी देख रहे होते हैं। इसलिए रायसन कहती है, फिर राइस कहती है कि ये सब ठीक नहीं है, तो हमारे साथ में रुकना चाहिए, बिकॉज लोग हैं भाई जेमी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। और तभी वह अपनी इंचांटमेंट मैजिक को यूज करना स्टार्ट करती है और उन सभी लोगों से कहती है डम्बेस कही के तुम लोग की हिम्मत कैसी इस तरह से, शायद तो या फिर मेरे मास्टर की तरफ देखने की, तुम्हें थोड़ी सी और भी बिहेव सीखना चाहिए। अच्छे से उनको एक सबक सिखा देती है। जो ओनर होती है या बाकी तो वो उससे पूछती है कि यहाँ पर एक जो हॉर्स रूम है वह ठीक है, अभी वहाँ पर कोई हॉर्स वगैरह है। तो वह कहती नहीं, पर वो खाली पड़ा इसलिए वहाँ पर उनके लिए बिस्तर लगा दिया जाता है। तीनों गर्ल्स होती हैं वहीं पर सो सकती है, आराम से रेस्ट कर सकती हैं। जमीन पे सोना से तो ये अच्छा ही है। लेकिन लाइबा कहती है हम तीनों गर्ल्स हैं, एक अच्छी गर्ल्स बन के दिखाएंगे और मास्टर के लिए सब कुछ करेंगे। वहाँ से वे चला जाते हैं रूम में क्लॉथ निकालने के लिए, लेकिन लूलू उसके पास जाके उससे हेल्प करने के लिए क्लॉथ निकालने में, लेकिन वो उसे अनकंफर्टेबल फील करता है और कहता नहीं उसको ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी क्लॉथ निकालता है लेकिन देखता है तो फुल्ली अनड्रेस्ड दोनों गर्ल्स उसके सामने खड़ी होती हैं। वो उनसे कहता है तुम दोनों जाकर रेस्ट करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की, इसीलिए मुझे यहाँ पर आराम करना है। दोनों गर्ल्स काफ़ी शॉक्ड जाती हैं। लूलू तो इमोशनल हो जाती है कि सचिन भैया कुछ इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहा है। जब सो रहा होता है तो अचानक से उसके ऊपर राइस होती है, बैठी होती है और अपने इंचार्टमेंट में यूज करती है और उसको कुछ कहने से पहले ही उसको किस कर लेती है सॉफ्टली। लेकिन तो अपनी इंचार्टमेंट मैजिक से उसको कंट्रोल करने की ट्राई करती है, शायद तो भी सेम करता है, लेकिन शायद तो उसकी मैजिक से आज़ाद हो जाता है और उसको हक करते हुए कहता है उसके कानों में कि इस तरह से दोबारा वह उसके ऊपर कोई भी ऐसी ट्रिक्स यूज ना करे, ना ऐसा कोई मैजिक यूज करने की ट्राई भी करे। आखिर बताओ अगर तुम क्या करना चाहती हो। तो वह कहती है ठीक है और अपनी मैजिक की स्पेल को कैंसिल कर देती है। शायद तो पूछता है अगर तो आप बताओ क्या तुम्हारा मकसद है। तो बताती है ज़्यादा कुछ आवाज़ नहीं, तो बस पहली बार जब उसने देखा था सायतों के लिए तो उसे बहुत पसंद आ गया था। वह लव एंड फर्स्ट साइट उससे करने लगी थी, इसीलिए वो उसको चाहती थी। वह चाहती थी कि शाम के टाइम जब वापस आओगे तो हम लोग साथ में सोएंगे, लेकिन तुमने मेरा सारा प्लान ख़राब कर दिया। मैं इतना वेट कर रही थी, मैंने सोचा अब इंचांटमेंट मैजिक यूज़ करके हम साथ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी तुमने कैंसिल कर दिया। लेकिन नहीं, आखिर क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है मेरी बॉडी, क्या कोई उसमें कोई दिक्कत है? अगर तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो बार बार? लेकिन साथ तो कहते ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह कहती है मेरे सारे प्लान सब यहाँ पर फेल्ड हो चुके हैं। वो उसको चेक करता है उसकी स्टेट्स वगैरह को, कहता है ठीक है। वह बताती है वह एक जैपनीज गर्ल है ताकामाची राइसेन। वह कहता है क्या सच में? तो तुम जापान से यहाँ पर आई हो? वह कहती है मतलब कहती है कि वे जापान से यहाँ पर आई है। वैसे तुम भी तो यहाँ पर शायद दूसरी बार या फिर जापान से आई हो ना, ट्रांसपोर्ट होकर या टेलीपोर्ट होकर। वह कहता नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैं नहीं जानता। तो बताती है इस वर्ल्ड में दो तरह से लोगों को बुलाया जाता है, या फिर समन कह सकते हैं, समन करके बुलाया जाता है, या फिर इनकारनेटेड कर भी कह सकते हैं। जैसे कि लुलू तुम्हारे सामने है, उसके ग्रैंडफादर थे, वे एक जैपनीज थे और अभी उसको उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वह भी एक जैपनीज गर्ल ही है, या फिर हाफ ब्लड कह सकते हैं। और बात रही कुछ लोग जो कि यहाँ पर अपनी मरने के बाद यहाँ पर इनकारनेटेड होते हैं और समन होते हैं, पूरी बॉडी साथ समन होते हैं अपने ही। वह कहता नहीं मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जब मैं यहाँ पर आया था तो उसकी चारों तरफ कोई भी ना कोई समनिंग मैजिक सर्कल था और ना ही जहाँ आने से पहले मैजिक सर्कल था, तो इसलिए उससे कुछ ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है इसके बारे में। तो वह पूछता है वैसे अगर तुम्हारे बारे में क्या, तुम एक स्लेव कैसे बन गई यदि आप तुम ऐसे टेलीपोर्ट होकर आई थी। तो बताती है अपने बारे में, अपनी पूरी हिस्ट्री के बारे में। फिर वहाँ पर गर्ल आ जाती है जीना को लेकर और वह कहती है हाई। लेकिन जब सामने का माहौल देखती हैं दोनों गर्ल नेकेड होती हैं और साथ तो भी नेकेड होता है। जीना खुद को ट्राई करती है रोकने के लिए, काम डाउन कोई बात नहीं,
फिर चिल्लाने लगती है, आखिर ये सब क्या चल रहा है, वे तीनों लोग यहाँ निकट क्या कर रहे हैं। शायद वो कहता है कुछ खास नहीं। वे गर्ल्स होती हैं वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन रायसन कहती है लगता है तुम्हारी फ्रेंड थोड़ी गुस्सा हो गई। अपनी क्लॉथ चेंज करता है और खिड़की से ही जंप कर देता है और जाता है जीना के पास में और कहता है हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल रहिए। वे कहती है ऐसा है कुछ है, मैं तुमसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कह रही थी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो उसको एक गिफ्ट देता है और आखिरकार वो खुश हो जाती है। वापस आ रहे होते हैं तो राशन उसको वापस आते टाइम मिलती है तो उससे कहता है चलो तैयारी करो, हम लोग को अभी यहाँ से निकलना होगा। और फिर वहाँ से चली जाती है तो सोचने लगता है पास्ट की स्टोरी के बारे में जो उसने रात बताई थी। राशन थी यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आई थी या ट्रांसपोर्ट होगा, जहाँ पर कि उसकी जो पिछले वर्ल्ड की नॉलेज थी उसका यूज करके उसने यहाँ पर काफ़ी सारी वेल्थ को इकट्ठा कर लिया और वो एक प्रिंसेस बन गई किंगडम की। लेकिन इस प्रिंसेस बन गई थी जिस किंगडम पर, उस किंगडम पर एक डीमन लॉर्ड ने अटैक कर दिया, सब कुछ तबाही होने लगी। पास के किंगडम ने उसके एक पूरी किंगडम पर कब्जा कर लिया और जिसके बाद से उसको एक स्लेव बना दिया गया और स्लेव के तौर पर बेच दिया गया। और ये सब उसके साथ जो हो रहा है वो मजबूरी में उसे क्या कर सकते हैं, करना पड़ रहा है। उसका पूरा किंगडम में डिस्ट्रॉय हो चुका है। लोलो और हम दोनों ही अब घर से बाहर एक स्लेव के तौर पर बेच दिया गया है। इधर दिखाया था सभी लोग मिल जाते हैं, सातों तो अपने होश में आ जाता है जो सोच रहा होता है उससे, और तभी देखता है तीनों मतलब सभी लोग होते हैं उसको कॉलर का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर लीजा है मतलब रीसा पूछती है कि वैसे तुम जो करना चाहो कर सकती हो, मैं इन सबको लेकर साथ में निकल जाती हूँ। वे निकल जाते हैं तो लीजा पूछती है कि सच में मतलब जीना पूछती है कि तुम्हारे पास में कुछ और प्लान से आज करने के लिए। तो वो जीना से कहता नहीं, आज वह कुछ खास तो नहीं, बस थोड़ा घर देखना चाहता है जिससे कि सारे लोग उसके साथ में सेफली रह सकें या फिर सारी गर्ल्स रह सकें, और उसे कुछ वर्क वगैरह करना है तो उसके लिए कुछ वह जगह ढूंढना चाहता है। तो जीना कहती है सच में काफ़ी अच्छा है, वह भी क्या उसके साथ चल सकती है। तो वह कहता हाँ वो उसके साथ फुल डे रह सकता है। इधर वह आ जाते हैं घर में, जहाँ एक गर्ल 9 लेवल की होती है, उसका लेवल पता चलता है और वह उसको घर दिखाने वाली होती है जैसे उसने प्लानिंग की होती है। कुछ डिजाइन्स वगैरह बताती है, घरों के बारे में जानकारी देती है और कह दिया कि तुम्हारा बजट कितना है, कितने तक का तुम घर ले सकती हो। तो सातों कहता है 2 सिल्वर कॉइन्स, यस दैट्स राइट, 2 सिल्वर कॉइन्स ठीक रहेंगी। वह भी कहती है ओह दैट्स गुड, ये काफ़ी अच्छा बजट है। उसको भी एक घर दिखाने के लिए ले जाती है, जिस घर को देखने के बाद सातों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया होता है। जहाँ से वे दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ एक स्ट्रीट टाइप में भीड़भाड़ जगह में एक घर होता है, उन्हें वही पसंद नहीं आया होता। एक और घर देखते हैं जहाँ पर कि पता चलता है इस घर की जो मालकिन थी पहले उसको असैसिनेट कर दिया गया था, ये भी सेफ नहीं होता है। मैं सोचता है वहाँ पर उससे कुछ बच्चों को रखना है, कुछ गर्ल्स वगैरह रखनी है, तो इसीलिए सेफ जगह रखना ठीक ही रहेगा। इसलिए पूरे दिन घर देखने के बाद भी उन्हें कोई भी पसंद नहीं आया होता है। तो शायद तो कहता हमें अब क्या करना चाहिए, मुझे कोई भी इनमें से पसंद नहीं लग रहा है, ना सेफ लग रहा है। तो वह गर्ल होती है, वह कहती है तो क्यों ना तुम्हें कल देखना चाहिए, मतलब आज एक न्यू स्ट्रीट खोली है जहाँ पर तुम्हें जाकर घूमना चाहिए। कपल्स के लिए वहाँ पर एक रोमांटिक जगह है या फिर घूमने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो कल से हम फिर से अपना घर ढूंढना स्टार्ट करेंगे। पहले स्ट्रीट में आ जाते हैं जहाँ पर जीना काफ़ी ब्लश कर रही होती है, जहाँ पर की जो गर्ल्स होती हैं भाई मिल गई होती हैं, उसे हक करती हैं। लेकिन रीचा जो कि अपने हेयर का कलर चेंज करके आई होती है, तो साथ उससे हेयर के बारे में पूछता है तो बताती है पिंक हेयर थोड़े ज़्यादा लकी नहीं माने जाते, इसीलिए मैंने उनको थोड़ा चेंज करा लिया, डाई करा लिया। यहाँ पर वह कुछ और कार्ड्स देखते हैं जिनको वह शॉपिंग कर रहे होते हैं, इसलिए घूम रहे होते हैं। यहाँ पर कि वे आसपास में और घूम रहे होते हैं, लेकिन जो रीजा होती है वह पूछती है कि आखिर भाई यहाँ पर जीना के साथ में कुछ करने की प्लान कर रहा है या मतलब घूमने की कुछ और प्लानिंग है क्या। लेकिन तो उसे कुछ ज्वेलरी मिलती है जो कोई गिफ्ट करना चाहता है जीना के लिए, लेकिन रीजा बार बार डिस्टर्ब कर रही होती है। आखिरकार वे आ जाते हैं प्ले को देखने के लिए, जहाँ पर कि तामा और पोची दोनों बहुत ज़्यादा बोर हो गई होती हैं और उस प्ले को नहीं एंजॉय कर रही होती हैं और वह उसे खाने के लिए मीट मांग रही होती हैं। साथ उनको इग्नोर मार देता है और वह उस प्ले को देखने लगता है, जहाँ पर कि वह कहता है सच में कितना बोरिंग प्ले है। सोचता है खत्म हो गया प्ले, लेकिन देखता है एक असेसन आकर एक नोवेल को मार देता है उस प्ले के अंदर और एक नाइट आकर सब कुछ खत्म कर देता है। इस तरह से प्ले खत्म होता है। वह देखता है काफ़ी सारे ब्रेड्स होते हैं एक जगह बिक रहे होते हैं जो थोड़े अलग लग रहे होते हैं, फिर उनके चेक करता है, लेकिन एक लेडी जा रही होती है उसके हाथ से उसका हैंड क्राफ्ट गिर जाता है जो उसे वापस कर देता है। वह गर्ल को देखता है और सोचता है ये गर्ल तो वही है जो कुछ प्ले में काम कर रही थी, लेकिन जो स्क्रिप्ट थी उसके अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रही थी। यहाँ पर कहीं उनके पीछे थोड़ा डिस्टर्बेंस था और जो डायलॉग बाजी थी वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं बैठ रही थी। लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी जो प्ले था अब तो ख़त्म हो गया, कितना बोरिंग प्ले था वैसे भी। साथ तो होता है उन गर्ल से कहता है चलो हम चलते हैं, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं मतलब जो रीजा होती है वह जीना से कहती है मुझे पता है तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई, तुम 14 साल की एज में ही मिलिट्री में गई थी है ना, 5 साल तक तुम ना किसी के साथ रिलेशनशिप रख सकती हो जो कि मिलिट्री टाइम में तुम्हारा, ना किसी से मैरिज वगैरह कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं 5 साल मिलिट्री में होने के बाद तुम्हारी मैरिज करा देंगे, एंगेजमेंट करा देंगे, उससे तुम बचने के लिए सब कर रही हो ना। शायद तो जो कि तुम्हारे सामने है तुम उसको अपने साथ में बहला फुसलाना चाहती है, फिर तुम उसे पसंद करती हो जिससे कि तुम अपनी जो रॉयल फैमिली की या फिर जो मैरिज होने वाली है एंगेजमेंट उससे तुम बच सको। राइट, मैंने कुछ गलत कहा क्या?
जीना इस बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड होती है कि सच में ऐसा चाहती है। वह अपने बात में श्योर नहीं होती है और हाँ, वैसे ये थोड़ी सच्चाई भी होती है। लेकिन सायतो उससे मारते हुए कहता है, इस तरह से रूडली किसी से बात नहीं करते हैं, इसलिए उससे अभी कभी माफ़ी मांगो। वह उससे माफ़ी मांगती है। इधर लाइबा कहती है, हम लोग जा रहे हैं थोड़ी हंटिंग के लिए, फिशिंग के लिए। तो वो उससे कहता है, ठीक है तुम जाओ। लेकिन लीजा सोच रही होती है फिर खड़ी होकर, मतलब जीना सोच रही थी खड़ी होकर, क्या सच में? लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस सायतो को फॉलो करना पसंद करती है। पहले वहाँ से जा रहे होते हैं तो लाइला या फिर लीला जो गर्ल होती है वह मिल जाती है। उनके साथ 2 और भी लोग होते हैं। जीना पूछते हैं आखिर क्या चल रहा है, तो बताते हैं फेंगन जो गुल्ड है या फिर कहीं ग्रुप का लोगों की गैंग है, हम उसको पीछा कर रहे होते हैं। और आखिरकार वे लोग वहाँ से बचकर भाग गए, हम उनका भी पीछा कर रहे हैं। वे थोड़े इंजर्ड हो गए होते हैं तो जीना उनकी हेल्प करती है उन्हें रिकवरी करने में। सायतो कहता है कि तुम उनकी और हेल्प करो, जो भी इनकी हेल्प की जरूरत है। इसीलिए वो उन सबको हील कर देती है और उनसे बात करते हैं उन सभी लोगों के बारे में जो उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर तो गर्ल्स आ जाती हैं। उनके हाथ में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सा होता है जो उन्होंने हल्ट किया होता है। वो नीचे देखता है और उसके बारे में आइडेंटिफाई करता है और उसे पता चलता है सिटी पर बहुत सारी ऐसी मॉन्स्टर्स की पूरी आर्मी अटैक करने आ रही है। सभी लोगों से कह देता है कि फाइट के लिए तैयार रहे। सब लोग फाइट के लिए तैयार होते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं बचा होता है। ऐसे काफ़ी सारे बी टाइप मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, लेकिन सिटी ने पहले से ही सबका इंतजाम कर रखा होता है और एक बैरियर बना होता है जिससे ज़्यादातर जो करीब 80% मॉन्स्टर्स ऐसे होते हैं वो बाहर मर रहे होते हैं। सिटी के गेट बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी करीब 20% मॉन्स्टर जो के अंदर आ रहे होते हैं। तो सायतो कहता है, ठीक है सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोग अभी फाइट करने वाले हैं। जो 20% मॉन्स्टर्स हैं उनको जैसे जैसे एबिलिटी होती है लोगों की, उनके अकॉर्डिंग वे लोग उन मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। जीना भी उसको फाइट कर रही होती है। लाइबा जिसकी स्किल काफ़ी इंप्रूव हो गई होती है, पोचितामा वे लोग भी फाइट करने में काफ़ी अच्छे हो गए होते हैं। साथ तो चेक करता अभी भी कुछ मॉन्स्टर हैं जो कि एक नोटी के घर में भी होता है, इसलिए वो नोटी के घर में जाने लगता है उसे रेस्क्यू करने के लिए। जहाँ उसे एक मॉन्स्टर भी मिलता है, मारने के लिए चला जाता है। लेकिन वह देखता है यहाँ पर पहले से ही उसे काफ़ी ज़्यादा लिक्विड टाइप वहाँ पड़ा हुआ दिख रहा होता है, जो कि सच में उसके लिए काफ़ी अजीब होता है। और नोडी को भी रेस्क्यू करने के लिए देखता है जो डॉट नीचे तरफ गिर गई होती है, एक गड्ढा हो गया होता है उस घर में, इसीलिए। लेकिन वहाँ पर मैनेजर आती है और तभी नोडी को रेस्क्यू करती है और पूछती है आखिर वह बंदा है कौन। जो नोडी होती है जाकर मैनेजर को किस करती है और सातों पर भी उसको थोड़ा क्रश होता है, इसलिए उसको किस कर लेती है, थैंक्सफुल होती है उसके लिए। नोडी जेलस होती है, कहती है आखिर वह बंदा कौन है जो यहाँ पर कर क्या रहा है। और वह जो गर्ल होती है एक एल्फ होती है। नोडी होती है इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मैनेजर है हमारी और ये एक एल्फ है। सातों सोच रहा होता मुझे लगा था ये लॉन्ग हेयर एल्फ, लेकिन उनकी इंट्रोडक्शन होता है पूरा होता है और फिर बाहर चला आते हैं और नोडी कहती है तो हम बाद में मिलेंगे और थैंक्सफुल होती है। बाहर जो भी क्रीचर्स होते हैं सबको मारकर जो सोल्जर्स होते हैं उनको जला देते हैं। लेकिन तभी जीना आकर उसे हक करना चाहती है, उससे पहले ठोकर खाकर वहीं गिर जाती है और उनके बीच में काफ़ी अच्छी बातचीत चलती है। शायद वो कहती है काफ़ी अच्छा रहा, तो जीना वहाँ से चली जाती है। लेकिन एक सोल्जर आता है लाइबा को लेकर और वह कह रहा होता है इस गर्ल के पास में जो कोर्स है हमें देने होंगे, हमें गवर्नमेंट को इसे देने होंगे। लेकिन शायद वो कहता है ऐसा कुछ करने की जो ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में पूरा प्रमाण है जिससे कि ये कोर का असली ओनर मैं हूँ, इसीलिए इनसे हमसे ये कोई भी नहीं छीन सकता। ये बंदा रेड हैंडेड पकड़ा जाता है बिकॉज इनको वह खुद ही हड़पना चाह रहा होता है, एक डेमी ह्यूमन देखकर उससे हड़पना चाह रहा होता है। लेकिन सभी लोग होते हैं अब एंजॉय कर रहे होते हैं मीट के लिए और यहाँ पर काफ़ी अच्छा खाना होता बनाया होता है। इधर दिखाया था शायद तो छुपकर निकल आया होता थोड़ा घूमने के लिए, लेकिन जहाँ पर वह 2 लोग मिलते हैं जिनको उसने लेबरिन में बचाया था। उन्हें एक बंदा बताता है यहाँ पर एक पास में एक पब है जो कि काफ़ी अच्छा है, तुम्हें आना चाहिए। उस पब में थोड़ा एंजॉय करने आता है। ओह वाह, इधर तभी वहाँ से निकल जाता है। उसी एक उससे मतलब एक पंखा दिखता है जिसका पीछा करते हुए पहुँच जाता है जिधर साइड से आया था। जहाँ पर की तरफ वह देखता है तो उसे काफ़ी कुछ क्रीचर्स टाइप दिखते हैं जिनको अटैक करता है अपनी गन से और ख़त्म कर देता है, जो उसके सामने आ रहे होते हैं, जो कि डीमंस टाइप ज़्यादा दिख रहे होते हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। एक वहाँ पर कोई होता है जिसको वह कहता है क्या वह ठीक है, उधर से आवाज़ आती है क्या वह उसका एनिमी है, तो वह कहता नहीं वह उसका फ्रेंड है। इसलिए 2 लोगों को जो बच्चे होते हैं उनको रेस्क्यू करके ले आया होता है नोडी के घर में। आवाज़ आती है कि अब तुम सोने आए हो, लेकिन मैं कहता अरे नहीं नीचे आओ जरा, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की हेल्प चाहिए। नोडी कहती है आखिर क्या हुआ, तो बताता है कि यहाँ पर उसे थोड़ी दूरी पर 2 डेमी ह्यूमन्स मिले थे, उनको पर अटैक कर दिया गया था जो थोड़े अलग लग रहे होते हैं। या फिर जो गर्ल होती है दूसरी वह एक डेमी ह्यूमन मतलब एक एल्फ होती है, लेकिन वह गर्ल जैसी आंखें खोलती है तो वह केवल सातों की तरफ देख रही होती है और कहती है सच में कितने ज़्यादा हैंडसम है। इस तरह से वो थोड़ी सी उसकी तारीफ करती है और फिर से सो जाती है। वहीं एक और बंदा होता है यहाँ पे जो क्रीचर टाइप, वह भी एक डेमी ह्यूमन होता है लेकिन वह काफ़ी इंजर्ड हो गया होता है। तो नोडी वहाँ से जाने लगती है कि पास से कोई प्रीस्ट या फिर कोई डॉक्टर वगैरह मिल सके, लेकिन साथ उसके पीछे चले जाता है जिससे सेफली आ और जा सके रास्ते में। सातो नेक्स्ट डे सुबह जब हम घर आता है तो रीसा कहती है आखिर इस तरह से पूरी रात वह कहाँ रहा था, तो वह उसके ऊपर कोट फेंकते हुए कहता है कि अब कुछ डेमी ह्यूमन्स को रेस्क्यू कर रहा था जिनके ऊपर कुछ खतरा आ गया था। इसे कहती है सच में काफ़ी यदि अच्छा है ना, मेरा सातो कितना ज़्यादा अच्छा है, किस तरह से वह हैंडसमली एक हीरो की तरह कुछ डेमी ह्यूमन्स को रेस्क्यू कर रहा था। लूलू जो कि अब जा चुकी होती है और वही सब देख रहे होते हैं।
फिर लुलू से जाकर कहता है ये लो कोई ड्रग्स या फिर दवाइयाँ जो तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ, इनको खा लो। इधर वहाँ से फिर से निकल जाता है नोटी के घर पे, जहाँ पर कि उस गर्ल के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ले सके कि अब ठीक है। अब जहाँ वो बताती है वह गर्ल है, वह अभी होश में तो नहीं आई है, लेकिन उसको दवाई वगैरह दिला दी गई है और प्रिस्ट ने उसको हेल्प किया है, या फिर कहे तो अब काफ़ी सेफ सिचुएशन में है, बस लेकिन होश में नहीं आई है। मैं कहती वैसे तुम्हारे बारे में क्या तुम ठीक, सब कुछ ठीक चल रहा है? मैं कहता हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी उसे याद आता अरे हाँ क्या सच में? मैं दोबारा अपनी इन्वेंटरी खोलता है और मैप में चेक करता है और कहता क्या ऊपर कोई और है? मैं कहता ठीक है। इधर जाने लगते हैं मतलब ऊपर तरफ, बिकॉज तुम्हें पता चल जाता है कि ऊपर से आवाज़ आती हुई कि हाँ सच में शायद उसे होश आ चुका है। जहाँ पर कि व्यवहार खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है, नोटी अंदर गई होती है बात करने के लिए। जहाँ पर कुछ टाइम बात करती है और सातों को मौका आता है तो सातों भी जाकर अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कैसे कैसे वो उसको यहाँ पर मिली थी और यहाँ पर उसको लेकर आ गया। और जहाँ सातों को पता चलता है कि उस गर्ल वह एक एल्फ प्रिंस है और जिसका नाम मिली होता है। और मिली तभी उससे पूछती क्या भाई एक स्पीड यूजर है, लेकिन सातों कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो नोटी होती है वहाँ से एक्सक्यूज़ करके चली जाती है, जैसे कि मिली के लिए वह कुछ सूप वगैरह ले आए तैयार करके। दो लोग अकेले बच्चे होते हैं तो सायतो उससे पूछता है कि उसका मतलब क्या था स्पीड यूजर से। तो वह कहती है सब इन्फॉर्मेशन बताने लगती है स्पीड यूजर्स के बारे में कि वही है जो स्पीड देख सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। मैं कहता ठीक है और कुछ और भी क्वेश्चन पूछता है। इस तरह से उनके बीच में बातें चलती रहती हैं और जो नोटी होती है वह भी सूप लेकर आ गई होती है, जिस पर मिली उसे एंजॉय करती है। जब कहता है ठीक है अभी मुझे चलना चाहिए, तुम आराम करो। लेकिन वह बस कहता है कि तुम्हें थोड़ा ही रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मिली उसको रोकती है और कहते कुछ घंटे और भी यहाँ रुक सकता है कि मेरे साथ में? तो कुछ घंटे और रुक जाता है। इधर दिखाया जाता है जो गर्ल्स होती हैं सारी एंजॉय कर रही होती हैं, कार्ड्स खेल रही होती हैं जिन्होंने लास्ट डे खरीदे थे मार्केट से। जहाँ पर जो कार्ड्स होते हैं इन पर काफ़ी सारे सिम्बल्स बने होते हैं, जो कि जो गर्ल्स होती हैं खासतौर से बच्चियाँ वह काफ़ी एंजॉय कर रही होती हैं। तो सातों उनके साथ में खेलने लगता है और कुछ और भी इंटरेस्टिंग उस गेम को बना देता है, जिससे उस पर कुछ और लिख कर जैसे भी और भी एंजॉय करने लगे होते हैं। या फिर कि मार्था आती है और वह पूछती है यूनी से क्या सब कुछ काम खत्म हो गया? तो बताती हाँ बिल्कुल, पोची तामा ने उसकी हेल्प की थी इसलिए सारा काम खत्म हो चुका है। सातो कहता है बहुत बढ़िया, तो अपने फ्रेंड के साथ में उनके वर्क में हेल्प करूँ, उनके साथ हमेशा पोलाइटली बात करना चाहिए। वे लोग होते हैं अब आ गए होते हैं मतलब पिकनिक की तैयारी के लिए, पिकनिक में जाने के लिए, और वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। वे कहते हैं ठीक है, अपनी सारी प्लानिंग होती है पिकनिक बारे में करने लगते हैं। वे कहते हैं चलो खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें किसी से मिलाऊंगा, प्रिंसेस से मिलाऊंगा। जब खाना खाने के बाद आई होती हैं मिली के पास में। मिली सच में काफ़ी एम्बेरस होती है मिलने के लिए। यहाँ पर जैसे अपना चेहरा दिखाती है पोची तामा और रीजा, तीन लोग इस शौक जाते हैं कि सच में कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वह बताता है ये एल्फ फ्रेंसिस है। इधर लोलो होती है जो कि नोटी के लिए कुछ टी सर्व कर रही होती है। सातों का नीचे बात करता है तो उसे बताती है तो मेरे ख्याल से तुम्हें एक बैगन खरीद लेनी चाहिए जो कि काफ़ी अच्छा रहेगी तुम्हें ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी। सातों कहता है हाँ बात तो सही है, लेकिन उसे इतनी ज़्यादा क्या ज़रूरत पड़ेगी अभी? लूलू कहती है लेकिन उसकी बात उसे शायद एक बार सुननी चाहिए, ये थोड़ा में काफ़ी अच्छा रहेगा उसके ट्रांसपोर्टिंग के तौर पर भी। और नोटी भी कहती है हाँ बिल्कुल एक मर्चेंट है तो इसलिए उसकी ज़रूरत रहेगी इस चीज़ की। और तो पूछता कि प्राइस वगैरह तो बताती है 18 गोल्ड कॉइन। मैं कहता ठीक है, और ये कहकर कहता ठीक है ले ली ये लो पैसे, और उसको पैसे दे देता है। वे लोग आ गए होते हैं सारी तैयारी करके अपनी पिकनिक पर, जहाँ पर कि वह एक बहुत बड़ा स्टोव बनाते हैं जिससे कि कुछ खाना वगैरह तैयार कर सकें। सभी लोग अपनी तैयारी पर लग जाते हैं, अपनी हंटिंग वगैरह पर भी लग जाते हैं। सभी लोग अपनी आसपास में माहौल बना रहे होते हैं पूरी पिकनिक जैसा। लेकिन वहाँ पर एक कुकर टाइप होता है को, जिसमें कि वह अपना पानी होता है बॉयल करने के लिए रख देती है। जैसे सीटी बजेगी और फिर वहाँ से निकाल लेंगे उसको। जो गर्ल्स बस देख रही होती हैं और सीटी बजने पर वह अपना कान बंद कर कहती हैं हे मास्टर आखिर इसमें क्या चल रहा है, कितनी जोर से चिल्लाती है। शायद उसे बताता है इस कुकर के बारे में। लेकिन तभी रीजा कहती है रुको मैं तुम्हें ठीक से समझाती हूँ। ये कहकर वो उससे कुकर की सारी डिटेल्स होती हैं, आखिर वह कितनी आवाज़ करता है उसके बारे में बताती है। सारे सिचुएशन काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है, दोनों गर्ल्स समझ जाती हैं आखिर क्या प्रोसेस है। सभी लोग होते हैं अब एंजॉय करने लगे होते हैं। जो डॉग्स होते हैं या फिर डेमी ह्यूमंस वह आ गए होते हैं, जिनकी हेल्प शायद उन्हें पहले मीट देकर की थी जब वे भूखे बैठे थे, इसलिए वो उसको पिकनिक के टाइम पर कुछ खाने की लाई होती हैं। लेकिन दोनों गर्ल्स पूछी तामा सोचती हैं वे लोग शायद हरेस कर रहे हैं उसके मास्टर के लिए, इसीलिए हेल्प की जाना चाहती हैं। लेकिन शायद वो कहता है कोई बात नहीं, जो गिफ्ट वे लोग लेकर आए होते हैं उसे पता चलता है कि वो लोगों को इस गिफ्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो उनके गिफ्ट को इस तरह से मना भी करना चाहता है, इसलिए अपने पास से कुछ मीट वगैरह होता है और कुछ खाने की चीज़ें ऑफर करता है। लेकिन वे लोग होते हैं उसके लिए मना करने लगते हैं। पूछी तामा के मुंह को बंद करते हुए कहता है तुम जाओ आराम से एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। इधर वे लोग होते हैं सब जा रहे होते हैं, और जहाँ नोटी होती है जिसने उसे एक बैगन खरीद के दे दी होती है वह कहता है सच में काफ़ी अच्छा है। उसके पास उसको सर्टिफिकेट मिल गया होता है इसे बाई करने के लिए। एक बैगन खरीदने के बाद शायद तो कहता कि अब हमें क्या चाहिए, हम लोगों के पास में कोई काम नहीं है इस बैगन के साथ करने के लिए भी। लेकिन रीसा कहती है क्यों ना हमें मिली को उसके विलेज में लौटाने में हेल्प करनी चाहिए। शायद तो कहता नहीं ये थोड़ा रिस्की होगा, मैनेजर नहीं आ रही है, तब तक हमको उसको
वेट करना चाहिए और जब तक उसका आने के बाद ही उस क्या फ़ैसला करेगी भाई हम देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे। लेकिन तब तक मैं अपने आप को ट्रेन करूँगा इस वैगन को चलाने के लिए हम कंफर्टेबल हो सकें। इसीलिए लूलू के साथ में बैठकर वह जा रहा होता है कैरेज में, तो वह कहता है लूलू से भी कि पीछे जो और बच्चे बैठे उनके साथ में वह भी बैठ सके। लेकिन वह कहती है नहीं हो सकता ऐसा। तो पहचान जाता हाँ अब और ह्यूमन्स या फिर कहें तो जो मेंस होते हैं या फिर बॉयज होते हैं उनसे वह कंफर्टेबली बात नहीं कर सकती है, उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। इसीलिए वो उसके साथ में कंफर्टेबल है, इसीलिए साथ में ही है। फिर रिश्ते से जा रही होती हैं और एक जंगल से गुजारती हैं। साथों को महसूस होता है कि कुछ तो खतरा है और तभी एक आउल ब्लैक कलर का होता है जो कि उनका पीछा कर रहा होता है या फिर कहीं तो उन पर नजर रख रहा होता है और उसे कैरेज पर बैठ जाता है। साथों सोचता है कि ये क्या कुछ गड़बड़ थी अभी। लेकिन वो पहुंच जाते हैं सिटी में जहाँ पर उसे मिली मिलती है और मिली से कहता है कि अभी उसकी तबीयत ठीक है। तो कहता हाँ बिल्कुल। लीसा बताती है मैनेजर उसने काफ़ी सारी अच्छी पोशंस उसको पिलाए थे जिसके बाद वह अच्छे से अब रिकवर हो पाई है। वह भी कहते ही काफ़ी अच्छा है और वह कहती है चलो तो हमें अब क्यों नहीं यहाँ से चलना चाहिए। मिली है वो उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा ही उसके साथ में मतलब राइस उसके साथ में कंफर्टेबल हो चुकी होती है। साथ वो कहते हैं ठीक है। लेकिन फिर से उसे लगता है जो आउल की रेड आईज है वो उसकी तरफ ही घूर रही होती है, इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। आखिरकार पे लोग घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर नोडी भी होती है। नोडी कहती है सब कुछ ठीक है ना। ऊपर वो बंदा को होश आ गया होता है तो सातू ऊपर पहुंच जाता है जहाँ मैनेजर उसे थैंक्स कहती है उस बंदी की रेस्क्यू करने के लिए, 2 लोगों की रेस्क्यू के लिए। सातू से पूछता कि अब बताओगे क्या चल रहा था। तो बताता हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ का जो विजार्ड था उसने प्रिंसेस को किडनैप कर लिया और एक जगह छुपा दिया। हम लोगों को मिल गई इसीलिए हमने उसको रेस्क्यू करना स्टार्ट किया। लेकिन काफ़ी सारे जो तूने आर्ट मॉन्स्टर्स देखे थे या बी मॉन्स्टर उन्होंने अटैक किया था और विजार्ड के भेजे हुए थे जो कि प्रिंसेस को रेस्क्यू करने के लिए आए थे और इसलिए विलेज पर भी अटैक कर दिया था। मतलब प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए आए थे और अटैक कर दिया था हम पर। तो वह मैनेजर से पूछता है अगर प्रिंसेस की उसके साथ में क्या संबंध है, लेकिन सोचता है उनके बीच में ज़्यादा इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है। नीचे से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बेलू नीचे तरफ आने लगती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन पता चलता है बिजली की चमकने की वजह से सारे बच्चे हैं वह डर रहे होते हैं। इसलिए सब लोग सायतो को देखकर उसे हक कर लेते हैं और सायतो कहता है चिंता मत करो कोई डरने की बात नहीं है, बस यहाँ पर बस बिजली चमक रही है। लेकिन जो आउल होता है रेड या आइज वाला वह अंदर आ चुका होता है, घर क्यों नहीं पता भी नहीं होता है। लेकिन वह अचानक से एक विजार्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सब लोग देखकर शॉक रह जाते हैं आखिर ये कैसे हुआ, आखिर ये है कौन। लेकिन वह बंदा उसे पहचान लेता है, अटैक कहीं जाने लगता है। लेकिन वह अचानक से उसके साइकिक अटैक की वजह से वहीं गिर जाता है। सातु कहता है ये तो साइकिक अटैक है और ये कहकर अपनी सारी स्किल्स होती है उनको एक्टिवेट करने लगता है जिससे कि उसकी जो मैजिक रेजिस्टेंस की स्किल एक्टिवेट होने से वह ठीक से उसका सामना कर सकता है। उसे पता चलता है सामने बंदा उसका नाम जैन है और 41 लेवल का, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, पावरफुल हो सकता है। पता चलता है ये बंदा तो वही है जो उस नाटक चल रहा था उसके अंदर ये हीरो बना था। सच में कितना बोरिंग नाटक था, इसने और बोरिंग बना दिया था। मैं क्या करूँ। मैं बताता है मैं एक मर्चेंट हूँ जो कि गलती से ऐसे गलत टाइम पर एक गलत जगह फंस चुका हूँ, तो तुम्हें समझना चाहिए ना, है ना। मैं भी कहता हाँ बात तो सही है। तो इसीलिए मैं उस पर रहम दिखाता और कहता ठीक है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन कहता है मिली को उसके हवाले कर दे। तो शायद वो कहता है वह उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए वह उसको वापस नहीं दे सकता है। लेकिन ये बात से वह कहता है तो फिर तुम मरोगे अब। साथ ही स्पीड से उस पर अटैक करता है लेकिन वो उसके बिल्कुल बॉडी से पार कर जाता है और वह उसके पैर को पकड़ के वहीं लटका देता है वह बिजड़। तो अभी रीजा भी अटैक करती है और लेकिन उस पर जब अटैक आता है तो उसको आकर मैनेजर ब्लॉक करती है। साथ तो भी अपने आप को आज़ाद करा लेता है उसके एक टेंटिकल से, उसके एक सुपर पंच मार के उसके टेंटिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है। सब लोग इकट्ठे हो गए होते हैं। तो विजड़ कहता है सच में ये तो लगता है तुम लोग थोड़ी बहुत तो फाइट करना जानते हो, इम्प्रेसिव है ये सच में। लेकिन मिली कहती है कि उसे ठीक नहीं महसूस हो रहा है इसीलिए उसको उसके हवाले कर दें और तुम लोग सब सेफ हो जाओगे। साथ इस बात के लिए नहीं मानता है। रीजा कह रही होती है हम इसके लिए मंजूर नहीं हो सकते, लेकिन रीजा छुप कर एक स्पेल यूज कर रही होती है, तैयार कर रही होती है। साथ तो पहचान लेता है तो इसलिए थोड़ा टाइम बाय करने के लिए उसे बात करने के सामने जाता है और कहता है कि तुम अपने बारे में बताना थोड़ा प्रेफर करोगे, मतलब आखिर तुम कौन, क्या, क्यों, कैसे, ये सब क्यों कर रही हो। लेकिन वो उसकी तरफ गन भी पॉइंट कर देता है, लेकिन बंदा इस बात के लिए कुछ नहीं बताना चाहता है। तभी टाइम पूरा होने की वजह से रीजा भी अपनी एक लॉन्ग स्पेल को यूज करती है और पर अटैक कर देती है जिससे वह काफ़ी एग्जिस्टेड हो चुकी होती है। लेकिन उस विजार्ड ने उस स्किल को रोक लिया होता और कहता है सच में तुम्हारी स्किल हाँ थोड़ी बहुत तो काम की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मौका पाती हुए मिली को पकड़ लेता है और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक पोर्टल द्वारा नीचे निकल जाता है अपने डायमेंशन में। शायद तो सभी से कहता है आप लोग तैयार हो जाओ, आसपास में जो लोग उन सबको सेव करो। यहाँ पर लूलू भी आ गई होती है लीसा लाइवा के साथ में। तो सभी से कहता है तुम यहाँ पे एक दूसरे का ख्याल रखो, मुझे जाना होगा। ये कहकर उस डायमेंशन पोर्टल के अंदर ही जंप कर देता है जो पोर्टल बंद होने से पहले ही। लेकिन उसको चारों तरफ केवल ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा होता है। उसकी बॉडी से जो उसकी ऊर्जा होती है सब ड्रेन होने लगी होती है। मैप में ट्राई करता है सर्च करने के लिए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। कुछ टाइम तक ऐसे चलता रहता है और आखिरकार वह एकदम टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है नीचे एक डायमेंशन में, जहाँ पर उसका सामना होता है जैन से। जैन कहता है आखिर वह इस डायमेंशन में कैसे आ सकता है,
बिना किसी रुकावट के। तो सायतो कहता है उसके पास में लाइट एट्रीब्यूट है, यानी कहे तो वह आसानी से लाइट मैजिक यूज करके और या फिर प्रोटेक्ट करते हुए हर एक मैजिक को नलीफाई करके यहाँ पर आसानी से आ सकता है। वह कहता नहीं, लाइट एट्रीब्यूट ऐसे कैसे हर किसी के पास में हो सकता है, ये केवल यूनिक स्किल्स होती हैं जो कुछ लोगों के पास ही होती हैं और वही लोग उसका सामना भी कर सकते हैं। लेकिन मिली को देखता है, सोचता है उसको रेस्क्यू करने जाना चाहिए, लेकिन वह उस पर अटैक करता है और दूसरे डायमेंशन में फिर से फेंक देता है। साथ देखता है कि वह वो एक बहुत बड़े ट्री के सामने खड़ा होता है, फिर पहुंच जाता है तो सामने एक ब्रिज होता है जिससे कि वो उस तरफ जा सकता है। कहता है ठीक है, और सामने तरफ देखता है कि जरूरी एल्फ किंगडम है। आगे तरफ ब्रिज को पार करते हुए दूसरी छोर पर पहुंच जाता है उस ब्रिज के, जहाँ उसे पता चलता है काफ़ी सारे बीज उस पर अटैक करने आ रही हैं ऊपरी साइड से, तो गन से शूट करके ख़त्म कर देता है सबको और सारी रुकावटें पार करते हुए पहुंच जाता है गेट के सामने, जिसमें सामने लिखा होता है जो कि एल्फ्स का एक ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। मैं कहता हूँ उसे क्या करना चाहिए, किस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। ये ट्रेनिंग ग्राउंड एल्फ के लिए होने वाला है, लेकिन कोई भी डिफिकल्टी कितनी भी हो, लेकिन वह आसानी से ही जा सकता है ना। उसे क्या फ़र्क पड़ता है, उसे तो बस मिली को रेस्क्यू करना है। दरवाजा खोल कर अंदर जाने लगता, लेकिन जहाँ पर उसका कुछ मॉन्स्टर का सामना होता है जिन्हें आसानी से ढेर कर देता है। इससे पता चलता है जो पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड या टावर कह सकते हैं उसमें 200 लेवल्स हैं और हर लेवल पर मॉन्स्टर की डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही होती है। जैसे जैसे मॉन्स्टर हारे जा रहे होते हैं पुरानी बार से ही पावरफुल होते हैं। इसलिए रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर सब में केवल घास फूस हरियाली होती है। यहाँ पर एक गेट दिख रहा होता है, इससे पूछता है क्या तुम बाहर आओगे, कौन हो यहाँ पर। लेकिन वह एक गर्ल होती है जो कि हाफ नेकेड होती है और वो उसको सामने आ जाती है, लेकिन वह काफ़ी अनॉयड होती है और तभी उसकी तरफ देखती है और शायद तो वो काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद कहती वाओ सच में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये सच में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हैंडसम, इसलिए उसकी तारीफ करती है। साथ उसे दूर करते हुए कहते हैं कम से कम 16 ईयर होना जरूरी है यदि तुम डेट करना चाहती हो तो। लेकिन वह कहती है वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, उसे जो भी हेल्प चाहिए उसके लिए थोड़ी सी पहले MP की ज़रूरत होगी जिससे कि वह उसकी हेल्प कर पाएगी। शायद तो कहता है अगर उसकी MP से क्या मतलब है मैं नहीं जानता। वो कुछ कहने से पहले उसको किस कर लेती है और कुछ MP ले लेती है जिससे उसे ड्रेन कर देती है और वह कहती है ठीक है और खुद को रिकवर करने के बाद बताती है ये लो यहाँ पर एक और रूम है जिसके अंदर तुम जाकर और भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है जो भी तुम लेना चाहते हो, शायद तुम्हारे कुछ काम की मिल जाए। तो उसे पता चलता है पूरे मैप में यहाँ पर एक सीक्रेट रूम जिसके अंदर जब जाता है तो यहाँ पर एक डेस्क रखी होती है जिस पर काफ़ी सारे नोट्स रखे होते हैं और जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो लैब है ट्राजीहुइया की है जिसने कि इस क्रेडल को बनाया है। और जहाँ पर सर जो ट्राजीहुइया है वह भी एक एल्फ था क्योंकि अपने लास्ट दिनों में जब आ गया था उसने इस क्रेडल को क्रिएट किया था एल्फ्स के लिए, जिसमें सारे रिसर्च वगैरह के बारे में भी यहाँ पर लिखा होता है। वह सारी रिसर्च वगैरह देखता तो कहता हूँ ये जरूरी जो क्रेडल है पूरा एल्फ्स के लिए बनाया हुआ है। इसलिए सारी रिसर्च देखकर बाहर तरफ आ जाता और जो गर्ल होती है वहाँ पर वो उससे कहता है कि अभी उसको यहाँ से जाना होगा, लेकिन वह गर्ल कहती है उस टेलीपोर्टेशन के अंदर आ जाए उस एरा के अंदर तो वो उसको जितना चाहे उतने ऊपर तक टेलीपोर्ट कर देगी। वह कहता है तो ठीक है मुझे इस कैडल मास्टर के पास पहुंचा दो, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुंचा सकती इसीलिए कहती है जितने ऊपर पहुंचा सकती है उसे पहुंचा देगी। 100 फ्लोर पर उसे पहुंचा देती है। 100 फ्लोर पर सातों को 3 ह्यूमन क्लाई मिलती हैं जिनको देखकर शॉक रह जाता है। जब उनके पास में एक मॉन्स्टर गार्ड भी होता है। तीनों गर्ल्स कहती हैं आखिर वह कौन है, यहाँ पर वह कर क्या रहा है, लेकिन सातों उसे उन्हें बताता है कि वह एक मर्चेंट है और यहाँ पर वह बस ऐसे ही आ गया, ज़्यादा कुछ नहीं। तो वह कहते हैं ठीक है पहले तुम्हें अगर टेस्ट पास करना होगा, इस गार्ड से तुम्हें लड़ना होगा, लेकिन शायद तो उनसे कुछ कह नहीं पाता। उससे पहले जो गार्ड होता है वह पहले से फाइट करने के लिए तैयार होता है और एक्टिवेट हो जाता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन शायद तो उसे देखता है, सारी शीट चेक करता है उसका और गन से एक शूट करता है। एक ही गन का अटैक काफ़ी होता है उस गार्ड को खत्म करने के लिए। 2 गर्ल्स कहती हैं कि हमें उससे बचना होगा, इसीलिए साथ में अटैक करती हैं और 2 गर्ल्स एक बार में ऊपर से निकल जाती हैं और एक नंबर 7 उस पर अटैक कर देती है, लेकिन साथ उसको एक पंच मार कर ढेर कर देता है और उसको एक जगह रूम में ले आया होता है जहाँ पर उसे रेस्ट करने के लिए सुला देता है और सोचता है वहाँ पर एक और से ग्रीन रूम मिलता है। तो उसके पास में जाकर एक गर्ल को देखता है। बेसियम गर्ल वही होती है जो कि उसे पहले मिली थी, वो उसे ड्राइड हो चुकी होती है। थकाने के बाद वो उसको कुछ वाटर देता है और कुछ MP देता है लाइक किस द्वारा, इसलिए वो उससे कहती है 180 तक वह उसे पहुंचा देगी। 180 रूम पर उसको काफ़ी सारे मॉन्स्टर का सामना करना पड़ रहा होता है, जिनका सबका सामना करने के बाद पहुंच जाता है जैन के रूम में जहाँ मिली अभी बेहोश होती है और वह उससे कहता है कि अभी कभी वह मिली को वापस कर दे, लेकिन जैन उस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है और वह पर काफ़ी ह्यूमनक्लाइजर को बुलाता है, ह्यूमन क्लाई को, और जो मतलब गर्ल्स होती हैं आ गई होती हैं उस पर अटैक करने के लिए। शायद तो उससे कहता है ये सब अपनी जो बेकार काम है उन्हें बंद करे और मिली को उसके सामने हवाले कर दे, लेकिन ह्यूमन क्लाई होती हैं वो उस पर अटैक के लिए तैयार होती हैं अपनी इमेज स्पेल के साथ में। और जो जैन होता है वह प्रिंसेस को लेकर वहाँ से मिली को लेकर ऊपर निकल जाता है नेक्स्ट रूम की तरफ। तो वह सोच रहा होता है कि आखिर ये इतने सारे लोग उनके साथ उसे डील करनी होगी। वे लोग अपने एरोस पर बारिश कर देते हैं
साथ वो उन सबके साथ में फाइट करना स्टार्ट करता है और को ढेर करने लगता है। लेकिन वो अंकल आई होती हैं, वह अभी भी इंजर्ड उनके बाद बैठने के लिए तैयार होती हैं। उससे पूछता है कि सच में वह यहाँ पर ये मजबूरी में कर रही है या फिर अपने हार्ट लिए ये सब चाहते हैं करना। तो ये अंकल आई कहती है हाँ बिल्कुल, हम अपने हार्ट से ये सब करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं अपने मास्टर के लिए, हर ऑर्डर के लिए। तो शायद वो कहता है सच में काफ़ी बुरा है, इधर सारे लोगों को उसने लगभग ढेर कर दिया होता है और जो गर्ल उसके सामने रह गई होती है इकलौती, जिसकी मुंह से भी ब्लीडिंग हो रही होती है। तो शायद तो कहता है ठीक है और एक हल्के से पंच मार को उसे ढेर कर देता है और उसको अनकॉन्शियस कर देता है। आखिरकार उसके जो नेक्स्ट रूम होता है जहाँ पर जैन पहुँच चुका होता है वहाँ पहुँच जाता है। जैन अपने पास से एक स्वाड निकालता है, होली स्वाड, और वह दे देता है सातू के लिए। सातू स्वाड को पकड़ लेता है और कहता है तो चलो अब बताओ आखिर तुम्हारी क्या विश है, या फिर तुम क्या ऐसा कुछ है जो तुम करवाना चाहती हो, क्या कुछ वैसा तुम एक्स्ट्रा करवाना चाहती हो मुझसे। जो जैन होता है वह हंसे रखता है और कहता है हाँ बिल्कुल। तो वह कहता है उसकी भी कुछ पास्ट की स्टोरी है जो कि बताना प्रेफर करेगा। वह बताता जब पहली बार असल में वह मरा था तो उसके बाद में हाँ उसे लगा उसका अंत हो गया है, लेकिन उसके बाद भी वह दोबारा से जीवित हो गया एक नेक्रोमेंसर या फिर स्केलेटन समनर के तौर पर, जहाँ पर कि वह काफ़ी सारे स्केलेटन थे उनको कंट्रोल कर सकता था। जो उसकी लाइफ थी वह दोबारा से रिस्टार्ट हो चुकी थी और वह उसको फिर से एंजॉय करने लगा था अपनी लाइफ के लिए भी। लेकिन वो उसमें इतना ज़्यादा ग्रीडी होते जा रहा था कि उसकी जो फैमिली मेम्बर्स थे उनके भी स्केलेटन थे वे उसको दोबारा मिल गए, जिसको वह दोबारा से जीवित करना चाहता था। इसीलिए वह स्पिरिट्स को भी कब्जे में करना चाहता था जिससे कि उनको दोबारा लाइफ में ला सके। लेकिन सच में ये काफ़ी बड़ी उसकी एक भूल है, इसीलिए वह चाहता है कि वैसा कुछ एक डीमन टाइप ना बन जाए। इसीलिए सायतो से चाहता है कि सायतो उसको उस होली स्वाड से ख़त्म कर दे, जिसके बाद वह एक डेमोनिक बींग बन जाएगा तो शायद उसका अंत बहुत बुरा होगा और वह पता नहीं क्या क्या करेगा। इसीलिए वो खुद को कंट्रोल करने से पहले सायतो से खुद को ख़त्म करवाना चाहता है। सायतो कैसा है बस इतना ही है। और सच में स्केलेटन होता है उस वह भी एक ऐसे व्यक्ति को जान रहा मतलब चाह रहा था ढूंढना, जैसे कि सायतो टाइप या फिर कोई हीरो जो कि उसको होली स्वाड को यूज कर सके और उसको ख़त्म कर सके। और सायतो जैसी मिला तो इसलिए उसने प्लान को एग्जीक्यूट किया और सायतो से अभी होली स्वाड से अटैक करने के लिए कहता है। सायतो भी अपनी होली स्वाड के साथ में एक पावर कंबाइन करके अटैक कर देता है। जो अटैक जाकर जैसे स्केलेटन की बॉडी लगती है वह उसकी बॉडी खत्म हो जाती है, उसके पास एक रिंग गिरती है जिसे वह देखता है और उसको उठा लेता है, जिससे काफ़ी जो सोल्स वगैरह निकलती हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। वह कहता है ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन हो जाता है पूरे कैसल पर। तो एमिली को जगाता है और कहता है कि तुम अब उसको कंट्रोल कर सकती हो या फिर इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोक सकती हो। वह कहती है हाँ बिल्कुल मैं थोड़ा ट्राई कर सकती हूँ। उसको कंट्रोल रूम में ले आता है जहाँ पर कि वह कुछ रैंडमली बटन दबाती है और जहाँ पर जो काउंटडाउन होता है वह थोड़ा स्लो हो गया होता है। शायद तो कहता है हमें सभी लोगों को यहाँ से प्रोटेक्ट करना होगा, जो लोग भी इस जहाँ पर यानी कैडल पर फंसी हुई हैं, इसलिए तुमको यहाँ पर जो भी लोग उनको टेलीपोर्ट करके पहले निकलना होगा, बाकी सबको मैं सेव कर लूँगा। इधर वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जो भी ह्यूमनकलाई होती हैं उन सभी को साथ में लेकर आता है जहाँ पर पड़े होते हैं और सब और कहता है कि जहाँ पर जो भी बची हुई हैं उनको तुम यहीं से लेकर निकलो। उनको जो काउंटडाउन होता है वह केवल 1 मिनट का बचा होता है, जिससे कि 1 मिनट में जो कर सके वह करे। फिर वहाँ से लेकर उसको टेलीपोर्ट हो जाती है और सायतो उसे कहती है तुम अपना ध्यान रखना। सायतो कहता है चिंता ना करो, मैं उस नंबर 7 को और जो गर्ल है उसको लेकर आता हूँ। ये कहकर नीचे जंप कर देता है नीचे की फ्लोर्स में, जहाँ पर कि पानी भी उसका पीछे पीछे जा रहा होता है, पूरा जगह होती डेस्ट्रो होने लगी होती है कानून पूरा खत्म होने की वजह से। जहाँ पर कि वह नंबर 7 के साथ पहुँच जाता है उस गर्ल के पास और कहता हमें टेलीपोर्ट बाहर करो। तो वह कहती है उसके लिए उसे काफ़ी सारे बीन्स चाहिए होंगे यानी सीड्स, और उसे कुछ MP चाहिए होंगे 3 गुनी। वह सब कुछ दे देता है जो उसे चाहिए होता है और उसको किस भी करता है जिससे उसे MP दे सके। उसको टेलीपोर्ट कर देती है इस बार पूरे 200 फ्लोर के बाद बाहर की साइड 3 गुना MP मिलने से, जहाँ पर काफ़ी सारी पानी होता है जो उनका पीछा करते हुए आ गया होता है। साथ उस गर्ल से भी कहता है कि मेरे साथ में आओ तो मेरे साथ प्रोटेक्टेड रहोगी। तो वह गर्ल कहती जब तक ये जंगल जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ, तो बाय बाय। और ये कहकर वह भी सातों वहाँ से निकल जाता है। सातों अपनी जो स्किल्स होती है उनको सब हाई लेवल पर कर देता है और वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। सामने तरफ देखता है तो उसे एक नदी दिख रही होती है। वह उसे कह रहा होता है बस उसे सेव करना है और उसे निकलना है। वह इतनी स्पीड से जा रहा होता है कि वह पानी के ऊपर भी दौड़ पा रहा होता है, जहाँ पर कि उसे अब लेसन याद आ रहा होता है कि रीचा ने जो लेसन उसे बताया था। उसने कहा था किस तरह से वह बाष्प को यूज करके अपनी स्पीड बढ़ा सकता है या फिर वह फायर मैजिक यूज करके जो लहरें उठ रही होती है उनको थोड़ा नीचे झुका सकता है, स्लो कर सकता है और उसकी बाष्प का यूज करके भी स्पीड बढ़ा सकता है। एक सेफ जगह पर आ जाता अपनी सारी कैलकुलेशन यूज करने के बाद, जहाँ पर वह फिर से निकल पड़ता अपनी जर्नी पर और कुछ टाइम बाद आखिरकार जो भी उसके साथी होते हैं उनसे मिलता है। सारी गर्ल्स होती हैं वह बहुत इमोशनल होती हैं अपने लकीली और इतने प्यारे मास्टर को दोबारा पाकर। लेकिन साथ तो याद कर रहा होता है पुरानी बारे में बात जो जन ने बताई थी कि सच में जो रीसा है उसके साथ में ऐसा कुछ हो सकता है जैसा उसके साथ हुआ है। इसलिए वह रीसा से कहता है कि वह खुद को थोड़ा ठीक से काम रखे। वह भी काफ़ी खुश होती है।
इधर सभी लोग होते हैं अब आ गई होती हैं, मास्टर और मिली भी आ गई होती है, मतलब मैनेजर और मिली। यहाँ मिली उसे थैंक्स कहती है और मैनेजर भी उसे थैंक्स कहती है उसे लाइफ बचाने के लिए। लेकिन ह्यूमनक्लाइव भी वहाँ पर आ गई होती हैं जो उसे थैंक्स कहती हैं कि हम लोग उस कैडल के अंदर तुम्हारे दुश्मन थे, फिर भी तुमने हमें बचाया। शायद तो कहता ये मेरे लकी, कह सकते मैं लकी था जो कि मैं तुम्हें बचा लिया। ये तुम्हारी मास्टर की रिंग रही और अब तुम आराम से आज़ाद हो, अपने मास्टर जो चाहो वह कर सकती हो। लेकिन गर्ल्स होती हैं वह पुरानी मास्टर बनने के बाद जो न्यू मास्टर सायतो है उसको मास्टर बना लेती हैं, जिसकी वजह से जो रीसा होती है वह काफ़ी जेलस दिख रही होती है, बिकॉज वह कहती है शायद वह उसके मास्टर को उससे छीन लेंगी, इसलिए बहुत जेलस होती है। लेकिन गर्ल्स होती हैं वह उस रिंग को लेने के बाद ही उसे मना कर रही होती हैं कि वहाँ से नहीं जाएंगे। फिर फैसला करते हैं कि ना हम ह्यूमनक्लाइव एक को यहाँ पर छोड़ दिया तुम्हारी हेल्प करने के लिए। वह सभी फैसला करती हैं और कुछ पेपर सीजर खेलने लगती हैं, जिसके बाद जो भी लकी होगी वह रहेगी और एक गर्ल जो उनकी वहाँ पर रुक जाती है। और शायद तो और सभी लोग होते हैं उन सभी से बाय कहता है और जो रेड टाइप बंदा होता है जिसने कि मिलू को रेस्क्यू करने की ट्राई की थी वह बंदा भी बाय करके निकला। और सभी लोगों से बाय करने के बाद आखिरकार वे लोग होते हैं सिटी में वापस आ गए होते हैं, जहाँ पर कि वह मिलिट्री कैंप होता है यहाँ पर आता है और एक बंदे से बात करने लगता है, सारी सिचुएशन को समझा देता है और एक्सप्लेन कर देता है कैसे क्या क्या हुआ था। कुछ चीज़ों को छोड़कर कुछ झूठी बोलता है। यहाँ पर कि जीना भी आ जाती है और वह काफ़ी खुश होती है अपनी मैन को सेफ देखकर और काफ़ी इमोशनल हो रही होती है। आखिरकार कुछ टाइम बात करने के बाद वह नॉर्मल हो जाती है और नॉर्मली बात करने के बाद वह उसे एक गिफ्ट देता है जिसको जीना काफ़ी पसंद करती है। वह उसे कहता है ये लो, लेकिन अभी मेरे दूर जाने की बारी आ चुकी है, बिकॉज मुझे एक मिशन मिला है मिली को उसके होम टाउन या किंगडम में वापस पहुंचाना है, और जो कि करीब 100 था, मतलब 100 माइल से भी ज़्यादा दूर हो सकता है, इसीलिए मुझे टाइम लगने वाला है। जिन्हें कहती है कि सच में तुम वापस आओगे ना सिटी में? वह कहता हाँ बिल्कुल, मिशन पूरा करने के बाद वापस आकर सारी कहानियाँ भी सुनाएगा। इधर सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो यूनिया आकार पूछी और तामा के लिए कोच एक गिफ्ट देती है। सभी लोग होते हैं बाय कर देते हैं, जिसके बाद निकल जाते हैं। जीना उसके पास आती है, अपने होश स्टार्ट करती है और कहती है कि वह उसका वेट करेगी स्प्रिंग टाइम पर, और जिसके बाद वह जो चाहे वह कर सकता है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। शायद समझ गए होंगे। इधर दिखाया जाता है रीसा वह काफ़ी थोड़ी इमोशनल होती है और कहती है तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं ना। और जीना भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेगी। लेकिन वह नाना होती है, वह उसको पकड़ के पीछे खींचती है और अपनी चेस्ट पर रखती हुई कहती है तुम बस आराम करना चाहिए अभी के लिए। वे लोग रुक जाते हैं और लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि वो लोग खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। उनको काफ़ी पसंद आया होता है, जहाँ पर कि शायद तो चेक करके बताता है सच में जो लाइबा, नाना और रीसा तीनों ने उसमें काफ़ी अच्छा खाना बनाया है और इसके लिए कम्प्लीमेंट देना तो बनता है। लेकिन देखता है मिली जो कि मीट खाने में काफ़ी हिचकिचा रही होती है। भाई एक एल्फ है और एल्फ ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह ही खाती है, वह कहती मीट वह नहीं खाती है। और ये देखकर रीसा उसका मजाक बनाती हुई कहती है सच में उसका मीट के लिए इतनी ज़्यादा हेट? वाह सच में। लेकिन शायद तो कहता है चलो ठीक है तुम जो भी खाना चाहो वे खा लो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वैसे सब किसी की पसंद होती है। सब लोग खाना एंजॉय करते हैं और खाना खाने के बाद पर देखता है तो लाइबा कुछ खाना बना रही होती है जो कि साथ साथ मिल जाने के लिए। शायद तो उसे कहती है तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं खाने की टेंशन तो मैं देख लूँगी इसीलिए। लेकिन तब उसके बाद रीसा आती है और बताती है अपनी इन्वेंट्री खोलती हुई कि उसकी इन्वेंट्री है जिसमें कुछ चीज़ें में रख सकती है। साथो कहता है उसकी इन्वेंट्री थोड़ी अलग है साथो की इन्वेंट्री से। उन दोनों की इन्वेंट्री में काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस होता है। लाइबा जो भी चीज़ें बनाती है वो उसको मतलब रीसा की इन्वेंट्री रखने के लिए कह देता है। इस तरह से वह अपनी इन्वेंट्री चेक करता है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और जो भी खाने पीने की चीज़ें वो स्टोर कर चुका होता है। इस तरह से उनकी जर्नी होती है स्टार्ट हो गई होती है और इसी साथ में हम ये पार्ट को यहीं पर एंड कर देते हैं। इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। यदि आप कमेंट करेंगे तो उसका नेक्स्ट पार्ट भी ले आएंगे जो कि बचा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक गुड बाय सायोनारा। और भी सीरीज पढ़ी है चैनल पर भी चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक गुड बाय सायोनारा।